सोर्सेज है और इनको बनने में ना सालों लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन को एक substitute की जरूरत कहीं ना कहीं एक सब्सटीट्यूट की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो ये मेजर रीजन है कि अपन बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोफ्यूल्स बनते किससे हैं। बेसिकली बायोफ्यूल्स बनते बायोमास से। और बायोमास जो होता है ना, जनरली ऐसे समझ सकते हो बायोमास को कि कोई भी चीज, भले वो मतलब कोई किसी भी टाइप का ट्री हो या फिर अपन जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है वो हो, किसी भी टाइप का कोई भी वेस्ट हो जो कि जैसे डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है ना, बेसिकली उसको बायोमास कहते हैं, ठीक है। और उस जो बायोफ्यूल्स के लिए जिस टाइप का बायोमास यूज करते हैं वो जनरली होता है हाई इन शुगर, मीन्स शुगर केन वगैरह, शुगर बीफ हो गया, स्वीट शुगर गम हो गया। तो ये बेसिक मतलब ये मोस्टली यूज करे जाते हैं। और स्टार्च बेस्ड में हो गया कॉर्न और कसावा। कौन सब जानते हैं, कसावा बेसिकली साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका की साइड में ज्यादा फेमस है, उधर मिलता है। और फिर तीसरा है ऑयल्स वगैरह, ठीक है। तो ये है बेसिक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूट मतलब जिनको मिला जिनका यूज करके अपन बायोमास बनाते हैं और जिनसे बायोफ्यूल मिलता है, ठीक है। जनरली बायोफ्यूल दो टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप का और होता है लेकिन इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। तीसरा वाला है बायोजेट वाले, जो एविएशन के अंदर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इतना इनोवेशन हुआ नहीं अपने एशिया रीजन में भी। कुछ और रीजन में हुआ है लेकिन अपने यहाँ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेनली एथेनॉल और बायोडीजल एज पर इंडिया पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है एथेनॉल का, C2H6O वाला, या फिर CH3CH2OH बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो मैंने ऊपर जो बेसिक जो बताया बायोमास जिनसे बनते हैं, उसमें से जो ऊपर वाले दो है, मीन्स जो मतलब ऊपर वाला जो फर्स्ट ना हाई शुगर वाला, ठीक है ना, और कॉर्न और कसावा के अंदर भी ना थोड़ा सा ग्लूकोज और शुगर वाला पोर्शन होता है। तो इनका यूज होता है एथेनॉल बनाने में। तो मेनली जो कोई कोई सी भी फसल है, कोई सा भी क्रॉप हो जो जो शुगर रखता है, उससे बनेगा अपने इथेनॉल, ठीक है। प्रोसेस का नाम होता है फर्मिटेशन, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि बेसिकली होती क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो कि इथेनॉल जो बन रहा है ना, वो शुगर कंटेंट क्रॉप्स होता है मेनली, उससे बनता है। और जो बायोडीजल होता है ना, वो बायोडीजल बनता है ऑयल, जो बेसिक ऑयल्स है, ऑयल में सोयाबीन हो गया, अपने कोकोनट, सनफ्लावर, पाम ऑयल हो गया, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पाम ऑयल को, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ एनिमल फेट हो गया, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जट्रोफा है, अपनी तरफ इधर कम होता है लेकिन इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब बायोमास बनाते हैं जिससे कि बायोडीजल बनता है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें प्रोसेस यूज आती है उसको बोलते हैं ट्रांस स्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब मतलब इस पूरी प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस मोटे मोटे तौर पर देख लेना कि जब बायोडीजल अपन बनाते हैं तो वहां पर एज ए बाई प्रोडक्ट ग्लिसरीन भी मिलता है अपन को लास्ट में, ठीक है। और इसके साथ है ना कि जो ये बायोमास बना है ना, उसके साथ अपन कुछ ना कुछ एक अल्कोहल मिलाते हैं, तो अपन यहाँ पे मेथनॉल का यूज करते हैं। और कुछ जैसे केटालिस्ट वगैरह जो कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वर्क करता है, वो इसमें डालते हैं। फिर एक ईस्टर बनाता है, और फिर ईस्टर से अपन को फ्यूल बनता है। मतलब अगर इसको मोटे मोटे तौर पे समझना चाहो ना कि प्रोसेस क्या करी, कि अपन ने बायोमास वगैरह है ना, उसको कर दिया, उसके अंदर कुछ और जैसे अल्कोहल मिला दिया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, ठीक है। पहले ये कन्वर्ट होगा कुछ ईस्टर फॉर्मेशन में, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा अपने फ्यूल में, ठीक है। और इसके नीचे जो लिख रखा है, और इसके अलावा बायोडीजल में जो और फीड स्टॉक्स अपन यूज कर सकते हैं, वो होते हैं एल्गाई और सीवेज स्लज। बट ये दोनों एडवांस है और अभी अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनसे अपन फ्यूल बना पाए, लेकिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये और ये किस कैटेगरी में आता है उसकी भी बात करेंगे। तो अभी जो ये अपन जिन बायोफ्यूल्स के क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो ये मेनली फर्स्ट जनरेशन वाली ही है, ठीक है ना। इस स्लाइड को लेकर किसी को कुछ डाउट वगैरह या फिर कहीं समझ में नहीं आया? ये जो ग्लिसरीन जो बनता है ये सिर्फ बायोडीजल से ही बनता है या फिर जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उससे भी ग्लिसरीन बन जाता है? नहीं, बेसिकली जो ग्लिसरीन बन रहा है ना, उसका रीजन ये कि वो किन चीजों से बन रहा है। जैसे कि इसमें अपन जो ऑयल्स वगैरह ये ले रहे हैं ना काम में, तो ये हाई फेट वाली चीजें होती है। तो जैसे एनिमल फेट भी हो गया, ऑयल हो गया, तो इसके अंदर जो सब अपन बोलते हैं ना वसा वगैरह, वो ज्यादा होता है। तो नीचे नीचे ना वो नीचे जो ना ग्लिसरीन बनता है नीचे की साइड में। अच्छा। मतलब अपन जो ये प्रोडक्ट्स जो यूज ले रहे हैं ना बायोमास, उसका वही रीजन है कि यहाँ पे ग्लिसरीन निकल रहा है। तो ग्लिसरीन का एकमात्र जो मतलब स्रोत होता है या फिर कहें सोर्स है वो बायोडीजल के थ्रू या फिर जो भी हमारा मतलब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उससे ही बनता है ग्लिसरीन, यही ना?
नहीं, सिर्फ इससे नहीं, इससे भी बनता है। मतलब जब ये बायोडीजल वगैरह शायद, मतलब और भी जैसे अपन पेट्रोलियम उनसे भी शायद निकलता होगा, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन इससे भी निकलता है ये एज ए बाई प्रोडक्ट। हाँ हाँ ठीक, वही मैं पूछ ठीक रहा है, था, उससे भी तो नहीं, हाँ वही ठीक। हाँ उससे भी है, क्योंकि ये तो अभी अभी आया ना। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करूँ। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं एथेनॉल के बारे में, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो बेसिक सी डिटेल है जो एक्सपेक्ट करी जाती है कि अपन को पता होनी चाहिए, वो इसमें है इस पेज पे। पेज वो दिख रहा है डाल सबको? देना बाद में, हाँ अभी तो स्क्रीनशॉट अच्छा, लेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है। तो एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। और इसका जो जनरली ऑक्टेन रेटिंग होता है ना, सिर्फ एथेनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, 100% एथेनॉल की, वो होता है 113। ठीक है ना। अपन जैसे बात करते हैं कि यार अपन बायोफ्यूल्स यूज ले लेना, उनका जो ऑक्टेन रेटिंग है ना, मतलब जैसे ना कि बेटर होते हैं अपने पेट्रोल के कंपैरिजन में। रीजन वन ऑफ ये है कि इसका ऑक्टेन रेटिंग अच्छा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जिस ब्लेंडिंग पे अपन काम कर रहे हैं, जैसे 10% अपन एथेनॉल यूज करते हैं और 90% अपना गैसोलीन यूज करते हैं। तो 10% जो एथेनॉल है उसका ऑक्टेन रेटिंग 113 हो गया, और 90% जो अपनी गैसोलीन है उसका जनरली मान के चल रहा है 85 है। तो जो कंबाइंड ब्लेंडिंग की बात बनेगा ना, वो जो बेसिक गैसोलीन है ना, उसके ऑक्टेन नंबर से ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। वो हो जाएगा 87। तो मतलब अगर 10% ब्लेंडिंग करिए तो 87 हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा करिए, जैसे बहुत सी जगह मतलब 10% से आगे बढ़ चुके हैं वो, मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है। तो वहां पर 15 करा तो ऑक्टेन रेटिंग 88 हो जाएगी, अगर 85 करा तो वहां पे 108 हो जाएगी। ठीक है ना। ये, और ये जो 85 वाला होता है ना, ये मोस्टली कहाँ यूज आता है, ये आता है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स में, जो एडवांस जो अभी बन रहे हैं एडवांस व्हीकल, उनमें ये यूज कर सकते हैं अपन, ये 85 वाला फ्यूल। ठीक है। जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल रिड्यूसेस जीएसजी, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, बिटवीन 34 टू 44% कंपेयर टू गैसोलीन। मतलब अपन, मतलब जितना ब्लेंड करे ना, जितना अमाउंट अपन पेट्रोल का रिड्यूस करे ना, वो परसेंटेज बता रहा है कि इतना परसेंटेज में अपना जीएसजी, मतलब जो CO2 इमिशन हो रहा है ना, वो कम होगा। ठीक है। और बेसिकली जो इथेनॉल बर्न होता है ना, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जनरेट होती है एट द एंड। बट रीजन ये है ना कि ये ना CO2 न्यूट्रल माना जाता है इसको। अब इसका रीजन आगे आएगा वैसे तो, कि इसको जो एथेनॉल है ना, उसको CO2 न्यूट्रल न्यूट्रल क्यों कहते हैं। ठीक है ना। और इथेनॉल इज चीपर भी है। ठीक है ना। इथेनॉल वैसे ही चीपर है, तो अगर इसको अपन फ्यूल में मिक्स करेंगे तो ओवरऑल जो एवरेज प्राइस है वो भी मतलब डाउन जाएगी। ठीक है। और जो एथेनॉल है उसके अंदर 35% ऑक्सीजन कंटेंट रहता है। इथेनॉल की अगर डेंसिटी की बात करें तो वो होती है 790, जो कि गैसोलीन से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। जैसे बात कर रहा था ये फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, फर्मेंटेशन के बारे में। तो जो पहले जो प्लांट्स है उनके अंदर होता है ग्लूकोज और अदर कोई भी शुगर वाला कंटेंट। ठीक है ना। तो वो टूटता है एथेनॉल में और CO2 गैसेस में। ठीक है ना। एथेनॉल में और CO2 गैसेस में। और एक और चीज इसमें लिख रखा है, ये मतलब जो ये अपनी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, वो अपन ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, जैसा अपन ने पढ़ा था वो एरोबिक और एनएरोबिक वाले में। ठीक है। अब ये इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर होता है जो जो एक्शंस ऑफ एंजाइम होते हैं ना, वो इसका ऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसको चेंज कर देते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे एक रिएक्शन भी ली है, वो शुगर वाला कंटेंट है, और फिर वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 गैस निकल रही है। ठीक है ना, बेसिक रिएक्शन है। अब एक और चीज इसमें होती है, ये तो शुगर से हो गया। एक और होती है जो अपने सेलुलोज होते हैं ना, सेलुलोज वाले सेलुलोज प्लांट। तो पहले अपन सेलुलोज से शुगर बना सकते हैं, और शुगर से फिर एथेनॉल बना सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है एथेनॉल बनाने का। बट रीजन क्या है कि करंटली मतलब है ना, अनइकोनॉमिकल है। इसका दो रीजन है। अभी अपने पास थोड़ी बहुत इनफ क्या बोलते हैं उसको, शुगर है, जिससे कि अपन डायरेक्टली इथेनॉल बना सकते हैं। और ना ही अपनी ब्लेंडिंग जो अपन ने जो ब्लेंडिंग नॉर्म्स है ना, वो इतने ज्यादा है कि अपनी करंट जो अपनी डिमांड है वो फुलफिल ना हो पाए। तो अभी इसकी जरूरत पड़ी नहीं है। इन फ्यूचर इस पर काम चल रहा है, रिसर्च वगैरह R&D वगैरह चल रहा है कि अपन इससे ही बना पाए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अपन ने ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाया, तो जो अपनी ना सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तब चांसेस है कि शुगर की डिमांड, मतलब शुगर की सप्लाई कम ना हो जाए, उसके लिए अपन कहीं मतलब दूसरे सोर्सेज पे भी शिफ्ट करेंगे। तब उस केस में सेलुलोज प्लांट्स वगैरह इन पे जाएंगे। अभी करंट में कुछ नहीं हो रहा है इस पे इंडिया में। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल डिक्रीज फ्रॉम
मतलब जब अपन ब्लेंड करते हैं अपन इथेनॉल को, तो जो पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इथेनॉल की ही कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। इथेनॉल, अगर प्योर इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूँ, जो कि लास्ट वाली लाइन में मेंशन है, वो होती है 29.78 मेगाजूल पर केजी, ठीक है ना। और जो पेट्रोल की होती है वो होती है 44.40 होती है। तो जैसे ही एथेनॉल को मिलाया अपन ने, तो वो 44.40 से 44.2 तक हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो थोड़ी कम हो जाती है, बस ये थोड़ा सा रहता है, ठीक है। भाई इस वाली स्लाइड से लेके कुछ भाई अनिल, जो अब आप बोल रहे हो ना, ये सब आपने पढ़ा है इसलिए आप ही को समझ आ रहा है, मेरे को नहीं लगता बाकी किसी को भी समझ आ रहा है। बाकी अच्छा लोगों को अपना फीडबैक दो एक एक करके, कि अभी तक जो बोल रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड थोड़ा समझ आया था, थोड़ा थियोरेटिकल था, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर से निकला है सब। बाकी नहीं, लोग एक्चुअली बताओ। ये दो ही स्लाइड थी जिसमें थोड़ा डेटा ज्यादा था, क्योंकि अगर पूछ ले कर ले मतलब कंपैरिजन पेट्रोल से भी कि किसका या ज्यादा हो रहा है, क्या फर्क तो पड़ रहा है। उसको थोड़ा सा एक बार इसको फिर अपने से कर लेते हैं इसको। सिस्टमेटिक वे में आप बताओ, एकदम से ऐसे थ्योरी जैसा मत पढ़ो उसको सारा। ठीक है, ये अच्छा बोलो। अच्छा, ओके, एक मिनट बस। अच्छा ठीक है, तो ये स्लाइड में वापस चालू करता हूँ, ठीक है। हाँ, जो आराम आराम इथेनॉल होता है से ना, उसको ना, जो माइंड में बनता है ना एक बताते टाइम लोगों के हम्म, दिमाग में, उस तरह से बताओ, थ्योरी पॉइंट्स के हिसाब से मत बताओ। ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ, स्क्रीन विजिबल। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन एथेनॉल के बारे में, ठीक है ना। तो एथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग होती है, वो नॉर्मल अपना पेट्रोल है ना उससे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग वाला कोई सब्सटेंस कम ऑक्टेन रेटिंग वाले के साथ मिक्स करेंगे, तो वो थोड़ा सा ऑन एन एवरेज बीच में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो वही होता है अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ, कि अगर अपने 10% मिक्स करा पेट्रोल के साथ, ठीक है ना, जैसे कि मैं थर्ड लाइन, ऊपर से थर्ड लाइन में देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, कि 10% के साथ मिक्स कराना, तो जहाँ पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग 85 थी, वो 87 हो गई। तो अल्टीमेटली जो ये कहना चाह रहा वो ये कि अपन ने एथेनॉल मिलाया पेट्रोल के अंदर, तो जो ऑन एन एवरेज ऑक्टेन रेटिंग होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ ही जैसे ये जो होता है ना, ये मतलब ये इसमें जो पोल्यूशन वाले कंटेंट होते हैं ना, मतलब ये इमिशन वगैरह जो करता है ना, वो कम करता है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस वाला जो लास्ट में CO2, ये CO2 का जो इमिशन करता है ना, वो कम करता है। और कितना परसेंट कम करता है? वो होता है लगभग 34 to 44% तक कम कर देता है, ठीक है ना। अब जो कैलोरीफिक एथेनॉल होता है ना वैल्यू जो वो, होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो, उस पे क्या इफेक्ट आता है, मतलब ओवरऑल वो भी ज्यादा हो जाती होगी पेट्रोल से ऑब्वियसली। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो पहले कम, मैंने लास्ट वाले मेरे को कम हो पहले जाती है। मेरे को लास्ट पहले लाइन लिखी हुई है। ऑक्टेन रेटिंग का सिग्निफिकेंस समझाओ आप, कि ऑक्टेन रेटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, बढ़ रही है तो मेरे लिए कैसे फायदेमंद अच्छा, हम्म। ऑक्टेन रेटिंग बेसिकली ये होगा कि अपन नोकिंग टेंडेंसी होती है ना, मतलब नोकिंग मतलब ये समझना, पहले नोकिंग पे आता हूँ, ठीक है ना। है। जब अपन इंजन के अंदर मतलब जो बेसिक प्रोसेस होती है वो ये होती है, फ्यूल आया वो बर्न होगा, तरीके से पिस्टन ऊपर नीचे मूव करना चाहिए, ये तो हो गया बेसिक। लेकिन क्या होता है बहुत सी बार कि फ्यूल की वजह से, ठीक है ना, या फिर कुछ उसके अंदर जो अंदर मतलब और भी अदर फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से पहले मतलब किसी पॉइंट पर कंबशन पहले चालू हो जाता है। जैसे सपोज करो कोई पोर्शन ज्यादा हीट हो गया, ठीक है ना, सिलेंडर का कोई पोर्शन, तो जैसे वहां पे फ्यूल आया, तो वहां पर स्पार्क देने के पहले ही जो दूसरा पॉइंट है, वहां पे इतना टेम्परेचर ज्यादा है कि वो मतलब है ना कि ऑटो इग्नाइट हो जाता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, पहले इग्नाइट हो जाता है। तो एक पॉइंट से इधर से इग्नाइट हुआ, दूसरे पॉइंट पर वहां से इग्नाइट हुआ, ठीक है, जहां से स्पार्क देंगे। अब ये दोनों जो प्रेशर वेव्स होंगी ना, ये आपस में टकराएगी, ठीक है ना। आपस में टकराएगी तो तुम एक वर्ड समझते होंगे, डिटोनेशन, जो अपन था ना, डिटोनेट, जो बम धमाके वाले में यूज आता है ये वर्ड। हम्म। हेलो, हाँ, डिटोनेशन मतलब उसी में यूज करते हैं ना अपन। तो वही रीजन है कि यहाँ पर भी है ना डिटोनेशन वर्ड यूज लेते हैं, ठीक है। ये कह नोकिंग और सकते हैं डिटोनेशन कि लगभग एक ही होता है। तो अनयूनिफॉर्म वो प्रेशर हो जाता है। हेलो, हाँ हाँ, मतलब प्रेशर यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैमिंग टाइप की होती है, कह सकते हैं। यहाँ पे जब दो डिफरेंट वेव्स कोलाइड करती हैं तो अनयूनिफॉर्म कोलैट करती प्रेशर है। होता है, और फिर उससे मतलब जो सिलेंडर के जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते और हैं। हाँ, कंबशन भी मैं प्रॉपर बताता नहीं हो पाता है। हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है ना इसमें, कि शुभम शुभम के लिए,
कि जैसे कि मान लो कि दो एंड है, ठीक है, दोनों एंड है, उस पे एक वेव आ रही है और दूसरी वेव दूसरे एंड से आ रही है, ठीक है। और जब दोनों अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे में आए तो वो इंक्रीज करेंगे, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो क्या करेंगे, जो उसके एम्पलीट्यूड रहेंगे उसको रिड्यूस करेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना। तो ऐसा ही होता है उसके साथ, जब हम कंबशन हो रहे होते हैं तो एक एंड से कंबशन स्टार्ट हो गया और दूसरे एंड से कंबशन स्टार्ट हो गया, और दोनों क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पावर लॉस जो होते हैं ना उस समय ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर इफेक्ट की बात करें, नेट इफेक्ट की, जो पिस्टन जितना पावर उसको मतलब रिलीज करना चाहिए पिस्टन को, वो उतना नहीं कर पाता है, और कुछ जो है ना एक तरह से बैकवर्ड जो भी उसका रिएक्शन हो रहा है वेव का, तो वो क्या कर रहा है, पावर को लॉस कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो एक साउंड्स भी निकलती हैं, क्योंकि उसके जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी जो कंबशन होती है उसके कारण एक साउंड भी निकलती है, जिसको डेटोनेशन भी कहते हैं, और इसको सिनोनिम की तरह यूज करते हैं नॉकिंग के लिए भी। तो अगर ये प्रॉपर्टी होती है, अगर इसी का हम अगर ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा देते हैं तो क्या होता है ना कि ये जो टेंडेंसी है, तो ये टेंडेंसी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? सेल्फ क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, सेल्फ हाँ इग्निशन मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो जल्दी से मतलब है ना हाँ कि किसी मतलब पॉइंट उसकी पे जो उस टेंडेंसी है, उसकी जो टेंडेंसी है कंबशन की, वो कम हो जाती है, कि तुरंत जलने की जो कैपेसिटी थी ना, अब वो कम हो जाती है, अब वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकती है। तो क्या होता है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर आएगा तभी जाके उसका कंबशन स्टार्ट होगा पूरे ओवरऑल सिलेंडर में, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म कंबशन होता है, तो जिससे क्या होता है कि पावर लॉस कम होती है, और जो पावर जो रिलीज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इससे फायदा होता है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने से। ठीक है। मतलब ऑक्टेन रेटिंग अगर बढ़ रही है ना, तो मतलब हम उसका कंप्रेशन रेशियो बढ़ा सकते हैं। हायर कंप्रेशन में मतलब पेट्रोल उस चीज को सस्टेन कर पाएगा, ये लॉसेस ना हो, मतलब ऑटो इग्नाइट ना हो, इस चीज को मतलब वो सस्टेन कर पाएगा। मतलब कंप्रेस हम उसको अगर हाई ऑक्टेन रेटिंग है तो हम उसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं नहीं, बिना किसी डेटोनेशन नोकिंग ऑटो के। इग्नाइट कैसे होगा पेट्रोल? वो तो मतलब उसका तो कोई वो टेम्परेचर कंप्रेशन बहुत की हाई वजह होता है से, ना। जैसे मैं हाँ बताऊं, मैं भी इसका बता रहा हूँ क्या। जैसे वो स्पार्क प्लग है, ठीक है, हमारा जो कार्बोरेटर से जो आया फ्यूल और एयर का मिक्सचर, ठीक है, तो जैसे अगर वहां पे इग्निशन डिले होता है, एक्चुअली इग्निशन डिले ये होता है कि जब हमने फ्यूल जैसे आया और मतलब और स्पार्क हुआ, तो स्पार्क और एक्चुअल कंबशन के बीच में यही होता है ना, इग्निशन डिले। तो जब अगर यहाँ पे नहीं नहीं, जो वो ज्यादा पेट्रोल क्वेश्चन इंजन उसका टेक्निकली होता है, शुभम बता शुभम का क्वेश्चन है ना, वो सकता। अलग है थोड़ा। वो पूछना चाह रहा है कि कंप्रेशन से मतलब जो पार्टिकल थे, फ्यूल के पार्टिकल थे, वो कैसे इग्नाइट हो गए, ये क्वेश्चन है ना शुभम। हाँ, हाँ मतलब ऑटो इग्नाइट हाँ, कैसे मैं होगा वही उसके लिए? बता रही हाँ हूँ मैं कि बता रहा जैसे हूँ। अगर स्पार्क प्लग, जैसे हमने स्पार्क कर दिया, हमारे जो स्पार्क प्लग के आसपास का जो मिक्सचर है वो बर्न होने लगा, तो वहां से एक फ्लेम आती है, तो वो फ्लेम मतलब वो फ्लेम हुई ना, फ्लेम तो वो नहीं, ऐसे नहीं, प्रोपोगेट। ऐसे नहीं, थोड़ा नहीं गड़बड़ हो नहीं, गया। पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसको सही कर देना। मतलब मैं जैसा मेरे नॉलेज में है, तो जैसे वो फ्लेम प्रोपोगेट करती है ना, तो उसकी वजह से जो बाकी का जो पिस्टन के सराउंडिंग का जो मिक्सचर रहता है वो कंप्रेस होता है, और वो नहीं कंप्रेस नहीं, होता है। ये क्वेश्चन नहीं है क्या? उसका, उसका क्वेश्चन ही कुछ नहीं, तो अलग मैं है। वो बता मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो कंप्रेस होगा ना, तो वहां पे उसका टेम्परेचर हाई होगा, जो अनबर्न्ड मिक्सचर है, तो अनबर्न्ड मिक्सचर का प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो वहां से भी वो ऑटो इग्नाइट हो जाता है मिक्सचर सेकंड हाँ हाँ दूसरे एंड से, तो वहां से फिर दूसरी फ्लेम जनरेट होती है, इंड्यूस हो जाती है, तो फिर ये हाँ हाँ दो फ्लेम है वो आपस में टकरा जाते हैं, तो यहाँ पे डेटोनेशन और नॉकिंग वाली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे, ये अलग अलग हाँ दो प्रेशर, अलग अलग प्रेशर की वेव्स बन जाती हैं और वो आपस में टकराने लगती हैं, और इससे मतलब कोरोजन, मतलब बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, पावर लॉस होता है, और बहुत सारे लॉसेस होने लगते हैं, ये कंपोनेंट्स में भी लॉस होता है, मटेरियल लॉस होता है, तो ये होता है। तो इसलिए कंप्रेशन अगर हम ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो हाई कंप्रेशन पे इग्नाइट नहीं करेगा, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, इसलिए ये अच्छी प्रॉपर्टी है। हाँ, अब बोलो शिव, शुभम, क्या बोल रहे थे?
हाँ, शुभम का जो मतलब वो उसको इतना कुछ समझ में आया नहीं होगा जितना तुमने बोला, तो उसका तुम्हारा एक दो लाइन उसमें शुभम के काम के थे। उसका बेसिक क्वेश्चन था कि ये टेम्परेचर जो है ना कैसे इग्नाइट, मतलब जो पार्टिकल है वो कैसे इग्नाइट हो रहे हैं। तो इसका बेसिक आंसर ये है ना कि मान लो कि एक बार कंबशन हो गया, तो कंबशन हुआ तो सिलेंडर गर्म हो गया है, ठीक है, सिलेंडर गर्म हो गया है, और जो एक कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अनबर्न्ड हो गए हैं, मतलब समझ रहे हो, कंबशन अगर 100% इफिशियंट नहीं है तो जो पार्टिकल्स होंगे ना फ्यूल के, वो अनबर्न्ड तुम्हारे चिपक जाएंगे सिलेंडर पे। अब वो सिलेंडर गर्म है और तुमने फिर से क्या किया, वो कंप्रेशन स्टार्ट किया, तो कंप्रेशन जो स्टार्ट किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर बेसिक समझे तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, पूरे सिलेंडर का बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और पहले से गर्म है तुम्हारा सिलेंडर, तो क्या होगा, और कि जो जो टेम्परेचर जो चाहिए था इग्निशन के लिए वो जल्दी रीच हो जाएगा। अब जल्दी रीच हो जाएगा तो अब क्या होगा कि बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा स्पार्किंग है, जो तुमको प्रॉपर तरीके से जो स्पार्किंग होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंप्रेशन के बाद, वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। तो एक प्रॉपर पर तरीके शिव पे जो जो तुम बोल रहे हो उससे भी होता है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो उससे भी होता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, लाइक अनबर्न्ट है तो उससे भी अगर हाँ उसको हाँ वो कंप्रेस होगा, होगा, लेकिन प्रेशर उसका बढ़ेगा, क्वेश्चन था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर आएगा। इग्नाइट हो जाएगा। हाँ, तो उससे अच्छा भी नहीं, होता है इसके और रीजन बहुत सारे, ये लेकिन इससे इजीली हाँ शुभम भाई को समझ में आ जाए ना, बस वो पॉइंट पे ही बात करते हैं अभी, क्योंकि वरना इसके रीजन और भी बहुत सारे होते और भी बहुत नहीं, सारे हो मेरे को जाएंगे, आ हाँ। गए दोनों रीजन समझ आ गए मेरे को। अब आगे बढ़ाते हैं अपन इसको, ऑक्टेन रेटिंग वाला फंडा क्लियर हो गया, आगे हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डेटा है कि मतलब एथेनॉल के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, तो 35% होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है ना, वो अपने नॉर्मल पेट्रोल होता है उससे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें लिख रखा है कितनी क्या होती है, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो ज्यादा होती है, ठीक है। अब और इसके जो इसका प्रोसेस, कैलोरीफिक वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? 35% बाय वेट होता है, बाय वॉल्यूम होता है, कैसे होती है? क्या चीज? 35% बाय वेट होता है या फिर बाय वॉल्यूम, कैसे होगा? 35% आई थिंक, एक मिनट मैं देख के बता दूंगा, अभी मैंने लिखा हुआ है, मतलब जहां से मैंने लिया है वो देख लूंगा एक बार में, भाई क्योंकि मैंने जहां भी भूपेंद्र, पढ़ा ये 35%। भाई भूपेंद्र, ये कैसा सवाल है यार? अरे मतलब ठीक है उसका ना। सवाल ये है ना कि जैसे क्या मान लो कि डेंसिटी में डिफरेंस है, डेंसिटी में डिफरेंस होंगे तो मास नहीं, भी दोनों उसमें के ये डिफरेंस। लिखा है ना, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इथेनॉल इज 35%। अब तुम अगर रेफरेंस अच्छा अच्छा वेट अच्छा। मान रहे हो तो फिर हाँ हाँ, वो ऑक्सीजन भी तो वेट सही है में वो। आएगा, और अगर ओ, वॉल्यूम मान रहे हो रेफरेंस तो वॉल्यूम में आएगा। 100 का हाँ 35% ऑक्सीजन है, ये कैसा सवाल है? नहीं, वो ठीक है, मिक्स देख भी हो लेंगे जहाँ फिर भी भी एक सकते बार, हैं। ऐसे थोड़ा परसेंट कंफर्मेशन लिखा के लिए होता है वहां उसके। पे लिखा होता है बाय वेट है या बाय कैसे मैं है? तो वाईफाई पूछ रहा हूँ। अनिल मोस्टली चांसेस वॉल्यूम के ही है, हाँ ठीक है सवाल ना। सही है वो, अभी समझ में नहीं नहीं, वॉल्यूम आया। के अगर ही सेम चांसेस है, लेकिन एक बार कंपोनेंट है, कंफर्म कर अगर लेंगे। अगर सेम कंपोनेंट है उसमें, तुम जैसे यूनिट तुम एक फिक्स करोगे उसी के हिसाब से तुम वही तो मिक्स मैं बोल करोगे रहा ना। हूँ, अगर मान लो तुमने 100 अगर 100 किलो डिफरेंट इथेनॉल कंपोनेंट होता लिया, तो बात अलग होती। 100 मान किलो लो कि तुम इथेनॉल एथेनॉल। लिया, उसमें 35 केजी जो है तुम्हारा ऑक्सीजन होगा। अगर तुम 100 लीटर इथेनॉल लोगे तो 35 लीटर ऑक्सीजन होगा। 35%। हाँ ठीक है, अनिल चलो एक आगे बात बढ़ते हैं बताओ, हाँ 2 मिनट बस, मेरे को खुद का क्लियर करना है। ये जो ग्लूकोज है और अदर शुगर्स, मतलब ये सब चीजें हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं तो फिर उसके बाद एथेनॉल और CO2 बनता है, ऐसा ना? हाँ। कि मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें हम क्या मतलब उसके जो बॉन्ड्स है तोड़ने के लिए कि इथेनॉल और CO2 में हो जाए कन्वर्ट, तो हम कुछ ऐड करते होंगे? बेसिकली ये जो अपन लिख रखा ना है, इसमें जो जो कुछ एंजाइम्स डालते हैं, जो ये मतलब प्रोसेस का नाम है ना माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा कुछ एंजाइम्स अपन डालते हैं, जिसके कारण ये जो ऑर्गेनिक होता है ना, जो इनके सब्सट्रेट्स होते हैं वो चेंज करते हैं, मतलब टूट जाते हैं, सीधा सीधा ये समझो। हाँ, मतलब कोई कैटलिस्ट डालते होंगे ताकि जो रिएक्शन है ना वो कैटलिस्ट। फास्ट हो जाए। ठीक है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट जो शिव भाई बोल रहे हैं, वो कैलोरिफिक वैल्यू वाला, ठीक है ना। तो जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है ना 100, मतलब जो E100 की, मतलब सिर्फ प्योर एथेनॉल की बात करें, तो उसकी होती है अराउंड 30, ठीक है ना। और जो पेट्रोल की होती है वो होती है अराउंड 44, ठीक है ना। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे 10% एथेनॉल के साथ, तो क्या होगा कि जो उसकी ओवरऑल कैलोरिफिक वैल्यू है पेट्रोल की, वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि एथेनॉल की कम है। तो यही रीजन होता है कि वो 44.40 से 44.22 तक आ जाती है, मतलब कम हो जाती है। जैसे जो 44 ऑक्टेन पॉइंट। रेटिंग में रीजन है ना, हाँ हाँ शिव।
44.2 से क्या बताया? मैंने लास्ट वाली लाइन में स्क्रीन दिख रही है क्या वैसे तुम्हें? हाँ 44.40 to 44.2 मतलब निग्लिजिबल चेंज हो रहा है। हाँ लेकिन होता क्योंकि अपन अभी सिर्फ 10% ब्लेंडिंग की ही बात कर रहे थे। अनिल तुम्हारे साइड में कुछ ठीक चल है ना? रहा है क्या? बहुत अजीब सा साउंड आ रहा है यार। हाँ कह रहे हैं, मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। चल तो रहा भैया, छत के ऊपर तो इधर उधर से बहुत आवाज आती है। ये मेरे को लगता है ना कभी कभी सुपर 30 का बैच चल रहा है अपना, सब लोग एकदम जुगाड़ करके करके आ रहे हैं। भाई नीचे इंटरनेट नहीं चलेगा, नीचे इंटरनेट नहीं चलेगा, ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो वो इलेक्ट्रिक प्लग नहीं है, नहीं चार्जिंग नहीं भी भाई, जरूरी है फोन में। ज्यादा ऊपर मत जाओ, अभी टाइम है भाई। सब कष्ट झेल रहे हैं। भाई पूरा हेलो। ब्लेंडिंग में फील मुझे आता है, कोई ट्रेन में बैठ के कर रहा है, कोई बस स्टैंड पे बैठ के करता है, कोई छत पे जाता है। कोई खाना बनाते चलो बनाते ट्राई अनिल कर रहा क्लियर है। है क्या? अनिल ये क्लियर है क्या? हाँ 2 मिनट बस, पहला वाला पेज खोलो, 2 मिनट बस देखना है एक हाँ। बार। भूपेंद्र भाई साहब है जो हमेशा टाइप ही करते हैं और कभी बोलेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं डाटा का। कहीं ऐसा तो नहीं है भूपेंद्र, तुमने जो ये अनिल बोल रहा है अ, उसका भी कुछ अनिल सुधार एक रखो। बात बस बताओ कि जैसे ये बायोफ्यूल मतलब ये जो है जैसे हमने चीजों को जो ऑर्गेनिक मटेरियल है डिकम्पोजेबल, उनको डिकम्पोज करा तो वो अलग अलग चीजों में लाइक टूटे, लाइक ये बायोमास बाद में आएगा ना, मतलब पहले नहीं हाई ये बायोमास उसी को बोलते हैं बायोमास, जो अपन मतलब सारा को मिक्स दो करके जो कंटेनर अलग में डाल अलग दिया ना। है शुगर क्या। मतलब जैसे शुगर वगैरह की ये हो गए, ठीक है ना, इन सबको हम्म डाल के एक बार पूरे कंटेनर में ले लिया तो वो बायोमास है, मतलब जैसे अपन डिकम्पोज करने के लिए रखते हैं ना, हम्म। बस वो है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किन किन को ले रहे हो ना, जैसे अपने इंडिया में मोस्टली जो बनती है ना, अपने एथेनॉल बनती है ना, वो अपन शुगर से ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ। ओके। एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बाद में हाँ पूछेंगे। ब्लेंडिंग में ठीक मुझे है। पूछना था एक चीज कि ये जो हाँ ब्लेंडिंग करते हैं इसमें जैसे कि टारगेट रखते हैं कि इतने सन तक हम 5% करेंगे, फिर उसके बाद 10% को अचीव करेंगे, फिर उसके बाद 15% तक का जो हमारा अगला साल टारगेट रखते हैं, 2-2 4-4 पर 5 साल में, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या कि मतलब कि 15% ब्लेंडिंग? नहीं, एक्चुअली इसका जो रीजन मैंने पढ़ा है ना वो यही है कि अभी है ना अपन ने ये जो सप्लाई और डिमांड वाला है ना सही से मैनेज हुआ नहीं है, इसीलिए अपन अभी थोड़े ही अमाउंट पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम से अपन ने इतना बढ़ा दिया ना, ठीक है ना, तो मतलब इतनी है ना जो अपने एक मतलब इतनी अपने पास मतलब जो डिमांड बढ़ेगी ना उतनी सप्लाई आ नहीं पाएगी, इससे बहुत जो अदर शुगर इंडस्ट्रीज होगी, दूसरी इंडस्ट्री होगी ना, वो अफेक्ट करेगी। यही रीजन है कि गवर्नमेंट अभी है ना इन सब प्लांटेशन को पहले प्रमोट भी कर रही है, ताकि अपन धीरे धीरे बढ़ाए ना तो कोई भी जो सप्लाई चेन है ना वो अफेक्ट ना हो किसी वे में। ठीक ठीक। और दूसरा ये कि अभी जो पुराने व्हीकल्स है ना बहुत सारे, वो इतने हाई परसेंट ऑफ ब्लेंडेड जो फ्यूल है ना उसके साथ कंपेटेबल नहीं है। 10% तक इसीलिए लोग कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यूके में चालू हुआ था, तो मतलब सारी रिसर्च ये मानती है कि 10% तक जो अपना एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है ना उनमें सपोर्ट कर जाएगा, मतलब कंपेटेबल होगा, चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा करेंगे ना कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे, तो जो अभी वाले व्हीकल्स में है नहीं। ठीक। ठीक है। इस स्लाइड में हो गया क्लियर एथेनॉल वाली। थोड़ा सा ये एक स्लाइड और थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मतलब आएगा, जब कुछ वीडियोस वगैरह है उस पे भी आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक मतलब प्रोसेस वगैरह थोड़ा डेटा टाइप है इसीलिए, ठीक है ना। तो अब ये है कि जो इसका पहला पॉइंट है बायोडीजल के बारे में बात करें अपन, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है वो इथेनॉल से भी ज्यादा होती है, ठीक है, 880 से 900 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, बेसिक आइडिया के लिए। और इसमें जो बायोडीजल ब्लेंड कैसे करते हैं ना वो मैंने आगे पूरा ले रखा है, तो उसमें समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या प्रोसेस होती है इनको ब्लेंड करने की भी, कि अपन बात तो करें ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग तो वो होती कैसे, ठीक है। अब ये जो अपना बायोडीजल है ना वो एज ए हीटिंग फ्यूल आ भी रहे हैं। यूज ले सकते हैं। हेलो। हाँ तुम कंटिन्यू करो, सॉरी सॉरी। जो बायोडीजल होता है ना अपन उसको एज ए हीटिंग फ्यूल भी यूज ले सकते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल जो अपने बॉयलर के अंदर यूज लेते हैं ना वहां भी यूज ले सकते हैं, तो हीटिंग ऑयल के साथ बायोफ्यूल मिक्स करके ऐसे यूज ले सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो बायो एक जैसे जहाँ डाउट है मेरा इसमें, बायोफ्यूल और बायोडीजल में डिफरेंस क्या है? बायोफ्यूल के दो टाइप्स होते हैं मेनली, जिसमें एक होता है एथेनॉल, और जैसे एथेनॉल पेट्रोल के साथ जो ब्लेंड हो रहा है ना उसको अपन एथेनॉल नाम देते हैं, और जो डीजल के साथ आ रहा है ना जो हाँ, जो तो चीज वही बन रही है अपने, इथेनॉल और ठीक है ना। डीजल, बायोडीजल में और इथेनॉल में क्या डिफरेंस है? मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर फॉर्मूला अलग ही हाँ है? हाँ हाँ, देखो बेसिक जो डिफरेंस पेट्रोल और डीजल में होता है वैसा ही है, कि इन दोनों से जो जो बायोफ्यूल्स बन रहे हैं ना, जो बायोडीजल और एथेनॉल होगा ना, एथेनॉल बेसिकली बनता है क्योंकि वो पेट्रोल में मिक्स हो सके, वो अपन डीजल में मिक्स नहीं कर सकते। सिमिलरली जो बायोडीजल बनता है ना, वो डीजल के अंदर मिक्स हो सकता है, वो पेट्रोल के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। जैसे दोनों चीजें अलग अलग है ना, वही तो मैं इनके जो पूछ रहा बायोस हूँ कि अलग क्या है दोनों में। ये तो पता है कि इथेनॉल को बनने का, पेट्रोल में मिलाएंगे। हाँ इनका जो जिन चीजों से बन रहे हैं ना, जैसे मैंने एथेनॉल में बताया ना कि वो सिर्फ मेनली ना शुगर क्रॉप से बनते हैं, तो ये जो बनते हैं ना बायोडीजल, ये बनते हैं अपने मेनली ऑयल से बनते हैं और एनिमल फैट से बनते हैं। तो जिस प्रोसेस से बन रहे हैं ना वो ही अलग है, तो इनका केमिकल फॉर्मूला वगैरह वो सारी चीजें अलग होती है, प्रोसेस अलग होती है बनने के बाद। मतलब जितना जितना अंतर अपन समझ सकते हैं पेट्रोल और डीजल में, लगभग वैसा ही अंतर इन दोनों में ही है। ठीक। मतलब ऑक्टेन समझ में आया रेटिंग नहीं में आया? डिफरेंस होगा, लाइक डीजल इंजन में तो हमें ऑक्टेन रेटिंग कम चाहिए ना, तो हो सकता है हाँ बायोडीजल में ऑक्टेन रेटिंग कम हो, तभी तो कम हम डीजल के होती है, लिए उसमें इसका भी डीजल ऑक्टेन में ब्लेंड डिफाइन नहीं होता। डीजल के लिए ऑक्टेन डिफाइन नहीं होता। मैंने लिख रखा हाँ सीटेन सीटेन नंबर नंबर होता है। होता है, तो हाँ वहां पे मैंने लिख ओवर रखा है। मतलब इनडायरेक्टली तो वही ऑक्टेन रेटिंग कम चाहिए ना, सीटेन हाँ सीटेन रेटिंग चाहिए इसमें तो। हाँ, इसका भी मैंने लिख रखा, आगे बढ़ते अभी दिखेगा इसमें स्लाइड में, हम्म। ठीक है ना। तो मेनली कि बायोडीजल का अपन यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जहां पर डीजल का हो सकता है ना वहां पे बायोडीजल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉयलर्स वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है अपन जनरेटर के अंदर जो डीजल डालते हैं ना, वहां भी अपन बायोडीजल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है ना, वहां भी अपन डाल सकते हैं। और ये इसका मतलब यूएसए के अंदर टेस्ट हो चुका है, 100% बायोडीजल के साथ कोई फ्लाइट उड़ी हुई है, ये टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन कमर्शियली इतना कोई ज्यादा वो कर नहीं रहे, लेकिन हो चुके टेस्ट। इसके अलावा एक जो अदर यूज है बायो डीजल का, जो बहुत सारे होते हैं ना, शी शोर में क्या होता है, जैसे समुद्री में जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको क्लीनिंग के लिए भी बायोडीजल यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक एप्लीकेशन है इसके। अब बात करते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। तो इसकी कैलोरीफिक, ये कैसे क्लीनिंग करते हैं, अगर आप बताना चाहो तो बताओ तो। हाँ इसका मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, कि जैसे अपन जो ऑयल की जो लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, ठीक है ना, फिर अगर उसके अपन बायोडीजल डालता ना, डीजल डालते ना, तो ये जो मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जिस मतलब जैसे ये तो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ ये मिक्स होता है और कुछ मतलब जो बायो कन्वर्ट कर देता है, जैसे मतलब बायोडिग्रेडेबल है ना, इसकी वजह से कुछ ना कुछ होता है। ज्यादा मैंने देखा नहीं, लेकिन ये काम करता है, बस ये अभी के लिए ये समझ सकते हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो इसकी जो अपने एथेनॉल है उससे ज्यादा ही होती है, 37.27। ठीक है, अब लेकिन जो अपना नॉर्मल डीजल है उससे ये 9% मतलब लोअर है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली थोड़ा आइडिया लग सकता है। अब जैसे बोल रहे सीटेन नंबर की, ठीक है ना, तो जैसे पेट्रोल को डिफाइन करने के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, वैसे ही डीजल के केस में अपन सीटेन नंबर पढ़ते हैं एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो जो वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है ना, उसका सीटेन नंबर होता है 46 to 52, और जो एनिमल फैट से बनता है उसका जो सीटेन नंबर होता है वो कंपेरेटिवली हाई होता है, वो 56 to 60 के लगभग होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली समझ सकते हो कि जो अपना डीजल है उससे तो कम है, ठीक है ना। और बाकी जो इनिशियल जो बायोमास है ना, उस पे वेरी करेगा कि जो फाइनल जो अपना बायोडीजल बनेगा उसका सीटेन नंबर क्या रहेगा, ठीक है ना। अब एक ही बायोडीजल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, बेसिकली ये भी डिपेंड करती है कि फीड स्टॉक पर। फीड स्टॉक मतलब जो अपन इनिशियली मतलब बायोमास के लिए यूज कर रहे हैं, भले वो वेजिटेबल ऑयल हो तो कुछ अलग रहेगा, और एनिमल फैट हो तो अलग रहेगा, ठीक है। और एक और चीज है कि जो बायोडीजल होता है ना, उसकी लुब्रिसिटी है ना, मतलब जो उसकी लुब्रिकेशन करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो बेटर होती है कंपेयर टू जो अपना नॉर्मल डीजल है, उससे ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे कि ये बायोडीजल है तो उसका कंबशन भी कंप्लीट रहता है, तो ये जो इंजन का ओवरऑल अपना एनर्जी आउटपुट होता है ना वो बढ़ जाता है। बस ये कि थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी ना, कि जो बायोडीजल होता है ना उसमें हल्का सा मतलब इसका कंसर्न है कि हल्का सा मॉइस्चर वगैरह बहुत सी बार रह जाता है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न रहता है, ठीक है ना। अदरवाइज ये कंबशन पूरा करता है, ठीक है।
अब एक और है कि इसका मटेरियल कंपेटेबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी मेनली जो स्टेनलेस स्टील हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, उसके साथ बायोडीजल रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी जो अपने नॉर्मल कॉपर वगैरह हो गया, अदर मटेरियल्स हो गए, उनके साथ रिएक्ट करेगा। तो जो अपन बात करते हैं कि ज्यादा अमाउंट में अगर अपन डीजल ही डाले तो फिर इंजन के मॉडिफिकेशन की बात आती है, तो वो इन्हीं रीजन से आती है, कौन कौन से मटेरियल अपन यूज ले रहे हैं। जैसे बहुत सी जो रिंग्स बनती है, ठीक है, जहाँ से वो अपना फ्यूल होके गुजरता है, वहां पे जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जैसे पीवीसी वगैरह कुछ कहीं यूज आ रहा है, तो वो डिग्रेडेबल होता है, तो वहां नुकसान है। तो वैसे केस में अपन पॉली एथिलीन वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स आ रही है, मतलब मोटे मोटे तौर पे आइडिया लगा लो, ज्यादा इनको याद रखने की जरूरत वैसे है ही नहीं, ठीक है ना। और जो बायोडीजल बनाने की जो प्रोसेस होते हैं ना, वो होती है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। ये भी अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है, बस ये नाम याद रख लेना, ठीक है ना, बाकी कुछ खास है नहीं। किसी को समझना है क्या ये प्रोसेस होती क्या है? नहीं भाई। हाँ ओवरव्यू टाइप नहीं, का दे दो भाई, मतलब जो इंटरव्यू में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो बोल सके, बस हो गया। अच्छा, जो जिन अपन जो ऑयल और एनिमल फैट की बात करें ना, तो उनके अंदर उनसे ना कुछ ईस्टर्स बनते हैं, ठीक है ना। अब ये केमिस्ट्री वाली चीज है, समझ लेना। ईस्टर्स बनते हैं, और वो ईस्टर्स जब एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, जैसे मैंने बताया था ना, इसमें मेथनॉल यूज लेते हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज लेते हैं। तो कोई एथेनॉल अगर मिक्स करते हैं ना, तो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो इनके ऑर्गेनिक ग्रुप है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ईस्टर का जो आर डबल डैश होता है ना, और एल्कोहल का जो आर डैश होता है ना, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और इंटरचेंज होने के बाद एक डिफरेंट अल्कोहल, मतलब डिफरेंट अल्कोहल बनता है। जहां पहले मेथनॉल था, उसकी जो मेथनॉल की वजह से अब निकलेगा अपना बायोडीजल, ठीक है। और वापस एक दूसरा डिफरेंट ईस्टर बन के निकल जाता है, और वो ईस्टर को अपन बाद में फिल्टर करके जो नीचे वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, बाय प्रोडक्ट जो बात करते हैं, ग्लिसरीन वगैरह, वो फिर यहाँ से हो जाते हैं, कि वो मेजर फेट वाला जो पोर्शन रहता है नीचे जम जाता है। तो यही प्रोसेस होती है, ठीक है। नींद नहीं आ गई किसी को या? नहीं भाई, सुन रहे हैं। एक मिनट, एक बार में थोड़ा। लैपटॉप नहीं है क्या अनिल तुम्हारे पास? किसी की शक्ल नहीं, एक्चुअली लैपटॉप मैंने अपने फ्रेंड को दे रखा है अभी 4-5 दिन के लिए, इसीलिए। एक मिनट। तुम्हारी किसी की शक्लें क्यों नहीं दिख रही मेरे को? भाई सब इसलिए लोग नहीं कर दिख रहे रही हैं। क्योंकि अगर हम वीडियो ऑन करेंगे ना तो तुम्हारा बैंडविड्थ कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। मैं सोचा 1-2 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए। हाँ, ले लेते ये हैं। थोड़ा सा टेक्निकल वाला था। अब जो पोर्शन बच गया ना, उसमें अपन बात करेंगे कि इंडिया का क्या स्टांस है अब तक, जो नेशनल पॉलिसी आई है बायोफ्यूल्स को लेके, वो क्या क्या कर रही है, मतलब, और किस टाइप से वो मतलब एनकरेज कर रही है, और क्या उनकी प्लानिंग है। शुभम भाई ऐसे सार्केस्टिक वाली स्पाइन मत तो यार। नहीं भाई, मैं सोच रहा था चाय वाय मंगा लिया, तुमने ब्रेक की बात की है तो। अच्छा ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। और जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने पहले से, जितना मेरे को लगता है, मैंने एनकाउंटर करी, कि क्या डीजल डायरेक्ट यूज, मतलब ये यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना, जो मतलब जो तुम्हारे मन में आ सकते हैं, मैंने जितना हो सकता है उनको, और कुछ नया आया तो फिर वो देख लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई बाकी लोग शक्लें दिखा दो, सो तो नहीं रहे तुम कहीं? प्रियांशु, बुप्पी। भाई बैंडविड्थ कम हो जाएगा भाई उसका। भूपेंद्र, तुमको एक सजेशन दूं मैं? ये सही है। तुम्हारे ये लाइट हमेशा पीछे से आती है देवताओं जैसे। ये दीवार ठीक के है। सामने, मतलब पास में सिर लगा के बैठता है। पहले तुम ऐसा लगता था कि तुम कश्मीर में बैठे हो, स्नोफॉल होता रहता था। और आजकल तुम देवताओं जैसा लगते हो, पीछे से लाइट आती है तुम्हारे। थोड़ा सा ना लाइट की तरफ फेस करके बैठा करो भाई। चलो फिर चलो मूव स्टार्ट। करते हैं। भाई ध्यान से खोलना, तुम जो भी खोलो, 54 टैब खोल रखी है तुमने।
हाँ भैया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा अटेंशन देना इसमें। अटेंशन क्या देना, समझना तो मोटा मोटा ही है। हाँ ये भी है, मतलब जो ऊपर जो लिख रखा ना बायोफ्यूल्स के बारे में वो अपन ने देख लिया है, ठीक है ना। बेसिकली शुगर वगैरह स्टार्च वगैरह जो काम आते हैं सारी चीजें वो हो गई है। जहां मैं मतलब हाईलाइट करता हूँ वो थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, ठीक है ना। कि अभी जो अपन पूरा ग्लोबली अगर बात करें ना अपन, तो जो बायोफ्यूल यूज आ रहा है वो अराउंड 3.5% होता है। मतलब टोटल जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है ना वो 3.5% है ओवरऑल का, ठीक है ना। और जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ ब्राजील वगैरह में, वहां पर ये 25% तक है, ठीक है। और एक रीजन एक और, ये जो बायोडीजल है ना, वो बायोडीजल कोई आज या कल की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये लगभग 80s के टाइम से यूज आ रही है। जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, बहुत सारी कंट्रीज पहले से ही, अब उनका मेथड क्या था वो पता नहीं, लेकिन पहले से ही ये जो बायोडीजल वाली टेक्नोलॉजी है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन या किसी और चीज के लिए ये बायोफ्यूल का वो यूज करते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है ना। कुछ नई टेक्नोलॉजी अब आ रही है लेकिन ये काफी पहले से है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, जो अपना बायोमास वगैरह हो गया, कि बायोमास जो जिसमें बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से आता करता है, उनका क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा इसमें जो टर्म है वो समझना, ठीक है। जो वुडी बायोमास होता है, हाँ ना कुछ बोलो भैया, हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये तीनों को साथ में लेता हूँ, वुडी बायोमास और हर्बेशियस बायोमास और बायोमास फ्रॉम फ्रूट एंड सीड। वुडी वाले में आता है मेनली जो अपने जो जंगल वगैरह के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ की बात करते हैं। सेकंड वाले में आता है कि मतलब छोटे पौधे जिनमें ना ज्यादा मतलब तना नहीं होता है, वैसे वाले पौधे, छोटे छोटे पौधे। और फ्रूट और सीड्स वो तो सबको क्लियर है ही है, ठीक है ना। अब जो इसमें जो अपन बायोमास जो अपन को मिलता है मेनली, वो मेनली आता है अपने पास आता है। हाँ एक मिनट, जो इसका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है एनर्जी फॉरेस्ट ट्रीज और एनर्जी प्लांटेशन ट्रीज। इसका मतलब ये कि अभी अपन ट्राई भी कर रहे हैं ये चीज कि ऐसे पौधे या फिर ऐसे प्लांटेशन, ऐसे जंगल बनाया जाए जो जल्दी से बन सके, मतलब ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जो जल्दी से उग सके, उनको बोलते हैं अपन एनर्जी फॉरेस्ट ट्रीज या फिर एनर्जी प्लांटेशन ट्रीज, ठीक है ना। अब इसका रीजन सबको क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे एकदम से डिमांड बढ़ेगी तो अपन को मतलब होता है ना अपने रो मटेरियल जो कि अपने ये बायोमास बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए होगी जो कम टाइम में बन जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप की प्लांटेशन होती है। इसके अलावा जो नीचे लिखा हुआ थिनिंग बाय प्रोडक्ट और लॉगिंग बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरे को वैसे मैंने 15-20 मिनट पूरा बचा, सही से मिला नहीं, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे समझ में आया वो यही है कि पूरे जंगल अपन काट नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके जो छोटे छोटे है ना रॉ मटेरियल, जैसे जंगल की क्लीनिंग करने पर जो मिला, जो उसकी हल्की सी ना थिनिंग कर दी, मतलब होता है ना कि बड़ी बड़ी शाखाएं जो होता है ना वो तोड़ दिया कर दिया, तो उनसे भी जो निकलता है इसका मतलब यही है, ठीक है ना। और फिर इनडायरेक्ट में आता है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी लकड़ियां वुड प्रोसेसिंग यूनिट में चल गई, उसके बाद जो वहां का जो प्रोडक्ट बचता है बाय प्रोडक्ट, जैसे कि अगर अपने फर्नीचर वगैरह में चल जाती है तो उसके जो बाहर के छिलके हो गए या फिर अदर जो बुरा निकलता है, चूरा वो निकलता है, वो हो गया, तो ये इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। और जो तीसरे में आता है यूज्ड वुड, मतलब ये सिर्फ अभी फॉरेस्ट वाले में ही चल रहा है, ठीक है ना। जो लकड़ियां काम आ चुकी है या फिर कुछ जैसे किसी न किसी काम में ली हुई है, जैसे कि फर्नीचर में ली हुई है, वो काफी पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना। तो उस टाइप के मटेरियल को इसमें काउंट करा है, ठीक है। तो इसमें जो जो टर्म है ना जो मैं समझाना चाह रहा था ना, वो ये है कि मेन अपना फोकस है ना इस पे होना चाहिए कि अपन एनर्जी फॉरेस्ट ट्रीज और प्लांटेशन पर ज्यादा फोकस करें, और बाकी तो सोर्सेज ही कहाँ से आ सकती है कि जो जंगल वगैरह हो गया, यूज फूड हो गई, वो हो सकता है। उसके अलावा जो होता है एग्रो फ्यूल्स, जिसके अंदर आता है हर्बिशियस और बायोफ्यूल, मतलब फ्रूट और सीड्स वगैरह। वो लगभग सबको क्लियर है कि कोई सी भी स्ट्रो, कोई सी भी मतलब छोटे छोटे पौधे हो, भले वो सेरेलेक वाले क्रॉप हो या फिर मतलब किसी भी टाइप का कोई भी ग्रेन हो, क्रॉप है ना, उसका अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको भी 3 कैटेगरी में बांट रखा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो रिकवर्ड वाले में, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। और अदर के अंदर आता है एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट हो गए या फिर अपने हॉर्टिकल्चर वाले बाय प्रोडक्ट हो गए। तो मेन घूम फिर के ना अभी जो लास्ट वाला है ना अदर वाला, उसका अपन ज्यादा यूज अभी कर नहीं रहे, ठीक है ना। ज्यादा इन द सेंस की जो अपने पास ये है ना कि थर्ड और सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले फ्यूल्स के बारे में है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ इसका यूज है नहीं। और जो नीचे वाला दे रखा ना म्युनिसिपल बाय प्रोडक्ट, इसका भी अभी तक यूज आया नहीं, मतलब अपन कर नहीं रहे, बस प्लान है कि इनका यूज कर सकते हैं
तो उनको कैसे क्या करके मतलब टेक्नोलॉजी कैसे क्या बनाए, काम चल रहा है अभी, अंडर प्रोसेसिंग है, कैसे क्या बनाए ताकि इनसे भी अपन बायोफ्यूल्स बना सके, ठीक है ना। तो जो इस फोटो का जो मोटा मोटे तौर पे जो मतलब है वो यही है कि एनर्जी फॉरेस्ट ट्रीज का क्या मतलब है और कहाँ किन किन सोर्सेज से अपन को बायोमास मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर है मोटे मोटे तौर पर? हाँ भाई। हाँ, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। ये किसने करा था? ये एफएओ की तरफ से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अपन जनरेशन की, जैसे मैं बात कर रहा था बार बार, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर है ना, जो अपन अभी काम कर रहे हैं, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया और एनिमल फेट हो गया, ठीक है, जो बेसिकली कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, उन्हीं का यूज करके अपन फ्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। यही है फर्स्ट जनरेशन वाला। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक आर्गुमेंट ये भी होता है, अगर आप जो चीजें आपने ऊपर मेंशन करी है, शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, तो ये कहीं ना कहीं जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट है उनको एम्पर करेगी। तो फिर अगर सिर्फ फ्यूल बनाने में इसका यूज कर लिया तो जो दूसरी सप्लाई है उनका क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका ही सोल्यूशन है कि जो अपन सेकंड जनरेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो नॉन फूड क्रॉप्स है ना, जैसे कि सेलुलोज वाला बायोफ्यूल्स हो गया या फिर वेस्ट बायोमास हो गया, उनका यूज करें। लेकिन अभी बात हुई कि सेलुलोज वाला बायोफ्यूल, मैंने जैसे पहले बताया था कि ये इकोनॉमिकल नहीं है, तो कमर्शियली कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन बस ट्राई करेगी इनकी तरफ बढ़े अपन, ठीक है ना। और जो ये जो कॉमन सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं ना, जो मतलब वेजिटेबल ऑयल्स, बायोडीजल वगैरह, ये जो भी इसमें मेंशन कर रखे ना, ये बेसिकली इसके अंडर आते हैं। मतलब बायो एल्कोहल्स हो गया, बायोगैस हो गया, सॉलिड बायोफ्यूल्स हो गया, ये सब सेकंड जनरेशन वाली चीज है, ठीक है ना। और तीसरे वाले में जो एल्गाई वाला, जो सबसे एडवांस मानते हैं, जैसे अपन, जैसे किसी को शहद चाहिए तो उन्होंने घर में छोटे छोटे से होता है मधुमक्खी के वो बना दिए बॉक्स टाइप के, जिसमें वो मधुमक्खी पालन कर सके। वैसे कैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे से बॉक्सेस बना रखे हैं, ठीक है ना, पौंडर टाइप के छोटे छोटे से, वहां पे वो एल्गाई बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ मशीनरी वगैरह लगा रखी है ताकि वहां पे जल्दी से एल्गाई बन सके। और जो एल्गाई के पास है ना कि मतलब कुछ मिनरल्स होते हैं वो काफी रिच होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है जो एल्गाई से अपन को बनता है ना फ्यूल, उसकी एनर्जी है ना लगभग 30 टाइम्स द एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब जितने एरिया के अंदर अपन पेड़ पौधे लगाएंगे करेंगे और उनसे जो फ्यूल बनेगा, एल्गाई है ना उससे 30 टाइम्स आगे, उतने ही सेम एरिया के लिए, ठीक है ना। तो मेन यही है। तो फर्स्ट जनरेशन जो अभी अपन काम करें, सेकंड जनरेशन की फर्स्ट वाले मतलब जो नॉन फूड क्रॉप्स है उन पे काम करेंगे, और थर्ड जनरेशन है वो एडवांस है, एल्गाई वगैरह इन पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों जनरेशन का क्लासिफिकेशन है। बाकी ये देख ही लिया, बाकी कोई डेटा काम का नहीं है। ये क्लियर हो गया क्या? क्लासिफिकेशन देखा था अपन ने, ठीक है, हाँ भाई। जनरेशन के बेसिस पे और एफएओ के बेसिस पे, ठीक है ना। मतलब जो सेंस में यहाँ डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट वाले में कहाँ से आ रहे हैं और सेकंड वाले में किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, बस यही है। ठीक। सच में ठीक है यार। अरे भाई सब एक अच्छा बार वीडियो अब ऑन करके दिखा दो, सो तो नहीं रहा कोई। अनिल को लग रहा है बाकी सब लोग सो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है कुछ भी। अच्छा, एक तो फोन में दिखता है ना, सिर्फ मेरे को मेरी स्क्रीन नहीं दिखती है, अब इसमें पता नहीं चलता है कि अभी तुम देख लो सबकी शक्लें, कौन कौन सो रहा है, नींद से पता चल जाएगा। प्रियांशु, नहीं कुछ शिव, डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। भूपेंद्र, ऑन करो भाई, एक बार ऑन करो, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में डालता हूँ सबको। प्रियांशु म्यूट हो भाई तुम। शिव शिव, करण, तुमने ना ऑफ करके रखा है, मैं ऑन नहीं कर सकता। अच्छा मैंने ऑफ किया है क्या? हाँ, यू कांट स्टार्ट योर वीडियो। आप करो। तुम्हारा सही है यार। किसी को भी ऑफ कर देते हो। ठीक है चलो, सब जिग रहे हैं भाई, ठीक है। अनिल, जग रहे हैं? हाँ देख लो, कोई नहीं हाँ सोया। भाई। मैं भी नहीं अच्छा, सो रही, लास्ट जाग रही हूँ। जया ने फेस पैक हाँ लगाया लास्ट तो गवर्नमेंट, चेहरा नहीं दिखा पाएगी जया अभी। अब बंद कर ले सब वीडियो कौन हमारा। बोला है? नहीं नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं रही है। हाँ, नहीं तो फिर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे क्या, मतलब इतना समझ में आ रहा है या फिर मतलब कुछ भी नहीं आ रहा? भाई देखो, बात ये है कि तुम बोलते जा रहे हो, हम जितना आ रहा है उसमें से समझते जा रहे हैं। लेकिन ये था कि आ वो रहा है। रिएक्शन वाला पार्ट जो था ना वो नहीं आया, क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब समझ आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे डाउट आएगा ना, अभी तक मतलब ऐसा कोई मतलब मैं क्वेश्चन आ ये नहीं कह रहा रहा है था जो कि पूछा जाए।
ठीक है। और बाकी क्वेश्चन वगैरह लास्ट में मैंने बना रखा है लगभग 10 एक क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो उसमें आई थिंक जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक। ठीक है, तो अब लास्ट मेन जो पोर्शन बचा है वो गवर्नमेंट स्कीम वाला ही बचा है। ठीक है, वो देख लेते हैं। और फिर उसके बाद में ये नहीं HPCL कहाँ स्टैंड कर रहा है, थोड़ा वो पोर्शन बाकी है। ठीक है, और इंडिया में मतलब जो मतलब बाकी जो क्वेश्चन वगैरह वो है, बाकी इंडिया में करंट सिनारियो वो उसमें आ ही जाएगा स्कीम में। ठीक है, मॉर्निंग के सेशंस अच्छे होते हैं, एनर्जी फुल होती है ना। तो 6 बजे से रखते हैं अपन HR वाला, मैं भी कल यही सजेस्ट किया था, ताकि सब लोग मतलब हाँ हाँ सुबह सुबह फ्री हो जाएंगे, तब पूरा टाइम फिर दिन का उनको अपने हिसाब से यूज करने मिल जाएगा। बढ़िया है ये तो। हाँ, और क्या सुबह सुबह नेट वगैरह का भी इंट्रेंस, फैमिली इंट्रेंस भी बिल्कुल कम होता है, और मतलब वही लोग आएंगे जो मतलब प्रिपेयर करके आ रहे होंगे, नहीं तो कौन अपनी नींद खराब करके आएगा। रात में क्या है कि नेट का भी इंट्रेंस रहता है, खत्म हो जाते हैं डाटा दिन भर के, तो वो सब चीजें आती रहती हैं इशू। और सुबह सुबह क्या है, बैंडविड्थ बढ़िया मिलता है, कोई ज्यादा यूजर्स नहीं होते मोबाइल जो यूज करते हैं ना मोबाइल डाटा, उनका नेट बढ़िया चलेगा सुबह। रात में सेशन होता है ना, तो क्या होता है कि रात में पूरा दिन खराब हो जाता है रात के सेशन में। दिख रहा है सबको? हाँ भाई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। सबसे पहले 2009 में पॉलिसी आई थी, उसी को कुछ मॉडिफाई करा, जो उसकी स्कीम जो उसके टारगेट थे जो मीट नहीं हो पाए थे, ठीक है ना, उसको इसमें मीट मतलब जो क्या स्टेप होने चाहिए, मतलब ज्यादा तरीके से बनाई स्टेप बाय स्टेप कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है इन सब चीजों का। ठीक है, ये अंडरलाइन वाले पोर्शन है वही मैंने। भाई पर वो दिख नहीं रहे अंडरलाइन वाले, बहुत छोटे हैं वो। अब इसको मैं चलो मैं ऐसे करता हूँ, दिख रहे हैं आप? हाँ ठीक है। ठीक है, सबसे पहले 2009 में आई, ठीक है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है ना। उसके मतलब और जो बाद में जो है ना कि मतलब जो करंट वाला एडिशन है, मतलब वो जो करंट वाला एडिशन जो 2018 में अप्रूव हुआ ना, वो एक्चुअली में 2009 वाला ही है। ठीक है ना। अब इसमें जो टारगेट है ना वो ये है कि अचीविंग 20% ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स विथ फॉसिल फ्यूल, मतलब 2030 तक जो अपना बायोफ्यूल्स की जो ब्लेंडिंग है ना वो 20% तक पहुंच जानी चाहिए। इसका मतलब अभी जो 2018 में है ना, जो मेन इसका टारगेट है, ठीक है ना, ये अपन को मीट करना है, मतलब गवर्नमेंट को मीट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी रीजन है ना, दूसरी रीजन ये कि अभी जो 2019 में ना गवर्नमेंट ने कुछ और अपने दूसरे स्कीम्स के अंदर मेंशन करा कि हम क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उस स्कीम्स को भी ध्यान में रखते हुए ना इसका रोड मैप बनाया गया कि उन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दी है कि मतलब ऊपर से चौथी लाइन है, ठीक है ना, कि जो 40% इलेक्ट्रिसिटी है ना वो अपन नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे। एक ही रीजन हो गया। और जो अपना एनर्जी मतलब इमिशन है ना, जो रेडिएशन वाला है, सॉरी, जो एनर्जी इमिशन होता है ना उसको अपन 33 से 35% तक कम करेंगे, ठीक है ना। और जो अपन रिन्यूएबल वाला है ना उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ मेंशन करे इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और जो बायोफ्यूल्स के बारे में कहाँ कहाँ से बन रहा है बताई दिया। और ये इन्होंने जो फर्स्ट वाली ऊपर लाइन है ना वो यही बता रही है कि अंडर एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जो मैंने बात करी थी कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाला हो गया या फिर अदर प्लास्टिक से बनाने वाला हो गया, तो वो सारी चीजें ना अभी अंडर एक्सप्लोरेशन में है, मतलब अभी उस पर काम हो नहीं रहा। ठीक है, अब जो इसके की पॉइंट्स है, ठीक है ना, वो की पॉइंट्स एक तो यही है कि 20% ब्लेंडिंग 2030 तक। और अभी अगर करंट की बात करें, ठीक है ना, ये डेटा दिख रहा है सबको करंट वाला, थर्ड पॉइंट। वो करंट का ये है कि अभी 2% तो अपन पेट्रोल में हो रही है और लेस देन 0.1% डीजल में हो रही है, ठीक है ना। एक चीजों में थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको है ना मैं थोड़ा सा और ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये जो है ना ये पॉलिसी वाला ये 2019 वाला है, ठीक है ना। तो 2002 साल में अगर कुछ इसमें अपडेट हुआ हो तो मैं एक बार कर लूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए यही है, ठीक है। ठीक है। और हाँ, अब इसमें किस किस फील्ड मतलब किस किस कैटेगरी वाले बायोफ्यूल्स के ऊपर इन्होंने बात करी है। पहला है बायोएथेनॉल, ठीक है ना, जिसके ऊपर अपने बात कर चुके हैं।
फिर है बायोडीजल, ठीक है ना, वो भी वही कुकिंग ऑयल और एनिमल फैट से बनेगा। इसके साथ ही भी रिसेंट 2021 में ही एक आया था कि गवर्नमेंट अब ये करेगी, जो अपन घर में जो ऑयल यूज लेते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल वगैरह, तो वो जो बना कि अगर उसको दूसरी बार गर्म करके अपन यूज लेते हैं ना, तो उसमें फैट बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। तो लोगों की हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए और एक अपना है ना रॉ मटेरियल का सोर्स भी ढूंढते हुए, सरकार अब क्या करेगी, जो वन टाइम यूज वाला ऑयल होगी ना, वो भी अब लोगों से खरीदना चालू करेगी, ताकि उसको जो अपने बायोफ्यूल से बनाने में यूज ले सके, ठीक है ना। ये अभी अभी मतलब 2021 की बात है, ठीक है। अब मतलब एक एक और बार इसमें जो आता है कि एडवांस्ड बायो, हाँ मतलब ऑयल जो एक बार यूज करा उसको मतलब फिर से ऐसे मतलब यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब उसमें जो फैट बढ़ जाता है तो ये तो है, बट उसका मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको रीयूज करके वापस से ये चीज फिर से बनाए, नहीं लाइक नहीं बायो नहीं प्रोडक्ट्स। नहीं, हाँ थोड़ा सा डाउट था, मतलब हाँ, कि वो वापस से मतलब है ना कि ऑयल नहीं बनाएगी, वो उसका यूज लेगी बायोफ्यूल बनाने में, उसका कोई खाने में वापस यूज नहीं आएगा, हाँ हाँ, वही वही वही, ओके। ये रहता है, ठीक है। और ये हो गया। अब ये जो बताया एडवांस्ड बायोफ्यूल में जो सेकंड जनरेशन वाले इथेनॉल, ड्रोपिंग मतलब एल्गाई वाले बेस्ड थे, ये सारे एडवांस के अंदर है, ठीक है ना, जिसके ऊपर अभी मतलब काम चल रहा है, लेकिन इनको एडवांस बायोफ्यूल कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले में आता है ड्रॉप इन फ्यूल्स। ड्रॉप इन फ्यूल्स बेसिकली वो बायोफ्यूल्स है जो कि अपनी करंट, जो अपनी गाड़ियां चल रही है ना, करंट कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग इंजन है ना, उनके हिसाब से कंपेटेबल हो, ठीक है ना, बेसिकली यही मतलब है। और बात करिए फिर बायो की, गैस वाली एनर्जी सोर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ और मेजर हाइलाइट्स है, लेकिन कुछ काम की है नहीं इनमें। तो फिलहाल तो ये स्कीम के अंदर है ना, वो क्या क्या चाह रहे हैं ना, वो मेनली है कि 2030 तक वो 20% तो पेट्रोल के अंदर मिक्सिंग करेंगे, 5% डीजल के अंदर मिक्सिंग करेंगे, ये उनका टारगेट है, ठीक है। और किस किस टाइप के फ्यूल की फोकस करेंगे, तो वो कर रहे हैं बायोडीजल, एडवांस बायोफ्यूल, ड्रॉप इन फ्यूल्स और बायो सीएनजी, इन 5 टाइप की कैटेगरी का मेंशन है 2018 की उस पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना। और बाकी ये इनके रीजन थे, मेन यही है, इसमें और कुछ है नहीं। भाई तुमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी यार अनिल, एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता नहीं हूँ। वो इसमें, नहीं इसमें है, चलो कोई ना फिर। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं नहीं। तुम अपनी स्क्रीन बंद करो अनिल। हाँ मैं तो करता हूँ, हाँ अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ। हाँ देखो इसमें ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। तो इसमें इन्होंने पूरा ये बायोफ्यूल्स के बारे में बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो बायोफ्यूल में पहले तो इन्होंने बताया कि है क्या ये, उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है इंडिया का, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसमें ये टैक्स वगैरह के भी, जो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है ना, उस तरह की सब्सिडी वगैरह का है। और इसमें पूरा इसने रोड मैप बताया है इंडिया के अंदर बायोफ्यूल्स का क्या रोड मैप है, ठीक है। शुभम भाई, जो मैं अगली मतलब पीडीएफ बताने जा रहा था ना, वो उसमें ये सारे टैक्सेस कितनी सब्सिडी दे रहा है, वो सारा फिर उसमें मेंशन है। हाँ, और ये मतलब ये चीजें ये भी हमारे मतलब काम की है, गवर्नमेंट ने discuss इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए। और इसके बाद में ये वाला प्रोग्राम भी बता देना, सेकंड जनरेशन जो भी चल रहा है इंडिया का क्या है। हाँ, और अगर इसमें भी डिटेल चाहिए तो इधर पॉलिसी है, जैसे अपन ने कल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की देखी थी ना, उस तरह की बायोडीजल का भी यहाँ पे दिखा रखा है पूरा, ठीक है। इसकी भी पॉलिसी है, इसका क्या रोड मैप है, वो पूरा इंडिया का अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और सीबीसी का भी इसने रोड मैप दिखा रखा है कि क्या प्रोग्राम है, क्या फॉलो होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, और एग्जिस्टिंग ईयर में क्या चल रहा है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए ज्यादातर, ताकि अपने से कोई पूछे कि इंडिया में क्या सीन चल रहा है, बायोफ्यूल का क्या समझ रहे हो तुम बायोफ्यूल से, तो अपन ये सब चीजें बता पाए, रादर देन की प्रोसेस क्या है बनाने का। और बाकी चीजें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन अपने को जो मेजर चीजें हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कल अपन ने देखा था कि भाई क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, और किस तरह से सब्सिडी दे रही है, क्या फायदा होगा कस्टमर्स को, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये जो तुम बता रहे थे ना, ये जैसे बिस्किट रहा होगा बायोडीजल पॉलिसी इनिशिएटिव,
जो उसी मतलब वही पीडीएफ ही है, उसी की है, पॉलिसी के अंदर की है। मतलब वो अलग, वो जो है वो पूरी में ना, जो पूरी पॉलिसी है उसको बस अलग बुलेट पॉइंट्स में कर रखा था। मैंने कहा इजीली पहले वो समझ में आ जाएगा कि मतलब कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद थोड़ा मतलब रीजन मतलब डीप हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ तो इतना ऐसे जाने का रखा नहीं मैंने, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा डीप। इसमें क्या है कि फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल ब्लेंडेड वाला क्या प्रोग्राम है, फिर सेकंड जनरेशन वाला क्या प्रोग्राम है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। कर तो रखा कवर, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? ठीक है ना। तो जो इसी की बात करें, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 वाली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा गवर्नमेंट ने ना, जो अपना यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल है ना, उसको मतलब उसका लेवल जो है ना 10%, जो कि मतलब 2022 तक है ना, उसका 10% पहुंचा, मतलब जो अपन ब्लेंडिंग वगैरह का है ना, वो 10% पहुंचाने तक का है। ठीक है ना। यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय 10% फ्रॉम 2014-15 लेवल्स बाय द ईयर ऑफ 2022। ठीक है ना। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इन्होंने ना 5 मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजी पॉइंट, जिनमें से एक होता है एडॉप्टिंग बायोफ्यूल्स और रिन्यूएबल, जो अपने काम का है, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाले पैराग्राफ में लाइन मेंशन है, वो अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली है कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो बढ़ रही है, एनवायरमेंट रीजंस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अपन को ये फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है। और फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स वाज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2009 में सबसे पहले आई थी। उसके बाद 2018 वाला अपडेटेड वर्जन है। अब इसके अंदर क्या करा है कि न्यू एजेंडा सेट करे 2018 की पॉलिसी में। ठीक है ना। और इन जो जो रोल्स है, ठीक है ना, उनको रीडिफाइन करे कि रिन्यूएबल सेक्टर में कैसे वर्क करेंगे। तो उन सारी स्कीम्स और जो रोल्स है उनको रीडिफाइन करते हुए मतलब मॉडिफिकेशन करा है स्कीम के अंदर। अब जो इसके पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये जो ABCD में लिख रखे हैं, मतलब इसके क्या क्या इन्होंने मेंशन करा है इस पूरी के अंदर। तो पहला ये कि मतलब इस पूरे मतलब इसको संभालने के लिए, ठीक है ना, ये जो पूरा सिस्टम रहेगा इसको संभालने के लिए मतलब जो कमिटी बनाई जाएगी ना, वो इस मतलब कमिटी बनाई जाएगी, उसमें कौन कौन होगा, मतलब गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे और OMC के भी होंगे। मतलब मेन ये हाईलाइट करने का रीजन ये था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होंगी ना, उनके भी कुछ ना कुछ आदमी बैठेंगे कि जो बायोफ्यूल प्रोग्राम है ना कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, उसको मतलब प्लान करने के लिए, ठीक है ना, और मॉनिटर करने के लिए। और फिर है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना। ये मतलब ये डेटा वैसे काम का नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ये हर एक का लिख रखा 2003 में कितने स्टेट में कितना परसेंट था, फिर कितने में कितना बढ़ा, तो इतना थोड़ी काम का होगा। नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें वही लिख रखा 9 यूनियन टेरिटरी वगैरह। और ये जो लास्ट वाली लाइन हाईलाइटेड है वो यही है कि 2000 मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब 2030 तक होनी चाहिए। ठीक है ना। और हाँ बाकी यही मेन, और ये कुछ डेटा दे रखा है पुराना वाला, मतलब मेन इसमें ज्यादा डेटा वाला ही था, बाकी और था नहीं। और जो तुम ये हाँ सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। जो अपने कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स अभी तक जो जिसको अपन बोलते हैं 1G इथेनॉल, ठीक है ना, वो मेनली बेस्ड होते हैं मतलब नॉन एडिबल सीड्स ऑयल, मतलब हाँ, जो अपन अभी काम लेना वो फूड क्रॉप्स वगैरह से ले रहे हैं। ठीक है ना। 2G एथेनॉल फ्यूल है ना, जैसे नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हो गए या फिर नॉन फूड क्रॉप्स हो गए, ठीक है ना, उन पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। जैसे कि एक दो एग्जांपल बताऊं मैं, एक मिनट रुकना। एक मिनट, वो शायद दूसरी PDF में वो आएगा तब मैं बताता हूँ कि जो अपने होते हैं ना नीम वाला पेड़ भी हो गया, या फिर कुछ ऐसे ऐसे जो नीम के सीड्स हो गए, ठीक है ना, और दूसरे भी सीड्स होते हैं, ठीक है ना, मेरे को अभी इसमें नाम याद नहीं आ रहा, वो सीड्स का यूज करेंगे क्योंकि उनका खाने के तेल बनाने में यूज नहीं आता। तो बेसिकली उन ऑयल्स का जो नॉन एडिबल ऑयल्स सीड्स होते हैं उनका यूज करके अपन 2G एथेनॉल पर शिफ्ट करेंगे। तो ये है। बाकी इसका रोड मतलब दे रखा है कि कैसे क्या अपन यूज लेंगे, कितना लीटर मतलब कितना करोड़ लीटर सप्लाई करनी है अपन को OMCs को कितने टाइम में, ये सारा दे रखा है। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा बताइए कि जो हम लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं या फिर मिक्सिंग कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, तो हम ऐसा ही टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाए कि सेपरेट सेपरेट दोनों का यूज करें? तो मतलब जो नए व्हीकल्स आएंगे उसमें हम इथेनॉल के ऑयल्स का यूज करें,
जो भी इथेनॉल है उसका यूज करे, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसको पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही रहने दे। मिक्सिंग करके एक तो जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है व्हीकल की वो भी कम हो रही है, तो हम सेपरेट सेपरेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? एक्चुअली एकदम से इतना शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, पहली चीज ये है। दूसरा है कि अगर 100% की बात करें ना तो अचीवेबल नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे क्वेश्चन में लिखा है कि क्यों 100 मतलब प्योर ही क्यों अपन काम नहीं ले लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, मैं ये मैक्सिमम भी पूछ जो रहा हूँ कि मतलब पूरा मैं अगर पेट्रोल की टंकी में इथेनॉल ही डाल दूं पूरा, ठीक है, तो चलेगा हाँ, कि नहीं चलेगा? वो फ्यूल की तरह पूरा नहीं यूज हो चलेगा, सकता है कि नहीं? नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि जो इसीलिए टेम्परेचर चाहिए होता है, जो एनर्जी वो बनाता है ना अपना पेट्रोल और डीजल, वैसी एनर्जी ये फ्यूल नहीं बना पाएंगे। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो मतलब ना कंबशन हो ही नहीं, इतनी पावर मिल ही नहीं पाएगी, पहली चीज। दूसरी है फिर कि मतलब अब भी है अपन ना, जब फ्यूल से मिक्स करते हैं तो फिर मतलब ये कंबंशन बढ़ा कैसे दे रहा है फिर, अगर कैलोरीफिक बढ़ा नहीं वैल्यू रहा वगैरह है। कम है तो? हाँ, हम लोग बात कैलोरीफिक कर रहे थे वैल्यू कि कम ही ऑक्टेन रेटिंग अच्छी है, ऑक्टेन रेटिंग अच्छी है तो ये अच्छी फ्यूल हुई ना एक तरह से पेट्रोल के लिए। वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी हुई अगर सिर्फ ऑक्टेन रेटिंग पर अपन फोकस करें, लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो कम नहीं, पड़ी है। ऑक्टेन रेटिंग तो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन ही नहीं करते ना, ऑक्टेन रेटिंग तो हम इंजन के हिसाब से डिफाइन करेंगे, इंजन के लिए नहीं, अच्छी है पावर। बेसिकली ऑक्टेन रेटिंग बढ़ी है तो एक्चुअली कंबशन प्रॉपर होगा, और जो अनबर्न है ना हाँ वही पार्टिकल वगैरह उन इंजन के लिए सबका, डिफाइन। हाँ, मतलब इथेनॉल को अल्टीमेटली जो शायद फायदा हम हो रहा है। इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं जिससे कि मतलब जो एमिशंस होते हैं ना, तो मतलब कंप्लीट कंबशन हो, इनकम्प्लीट जैसे सीओ इन सब का एमिशन थोड़ा कम हो पाए, इसलिए हम इसको मतलब ब्लेंड कर रहे हैं। बाकी ये ऑक्टेन रेटिंग तो अच्छी ही है बट कैलोरीफिक वैल्यू कम है ना, हम इसको अलग अलग कैसे यूज कर पाएंगे? ये इथेनॉल इतना एफिशिएंट ही नहीं हो पाएगा। और अगर पेट्रोल में तो हम इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं जिससे कि हम थोड़ा एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट को देख के मतलब उसके और फ्रेंडली, इको दूसरा भी क्या फ्रेंडली होगा, बना हाँ, सके, तो एक इतना दूसरा इमिशन नहीं क्वेश्चन क्या ये होगा, आए। भी था मेरा, oil में अभी वो reduction हो दूसरा गया। क्वेश्चन वो भी है कि आखिर क्या इफेक्ट ये इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंट को कैसे ये रिड्यूस कर रहा है इम्पैक्ट को, मतलब जो इमिशंस हो रहे हैं इनमें से हम लोग सल्फर की बात किए थे या फिर और भी बहुत सारे पर्टिकुलर मैटर की बात किए थे, तो उसमें ये क्या इफेक्ट ला रहा है, अगर इसके बारे में अच्छा, डिस्कस कर सके एक तो काम अच्छा करो लगे। ना शिव भाई, ये क्वेश्चन को रखना, मैं बस ये 1 मिनट, पॉलिसी लगभग होगी ना। अच्छा, इसके बारे में बताऊं क्या, और क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे मतलब बस वो डेट्स के साथ दे रखा है कि कब गवर्नमेंट ने कब क्या करा, तो अरे इसके लिए जैसे मैंने कि इसको कल ज्यादा शुभम करा ने नहीं। बताया था ना कि जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे पॉलिसीज होते हैं ना, सारे पॉलिसीज इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि इसमें दो चार पॉलिसी तुमने बताया ना कि 2030 तक 20% करना है, उतना ही याद भी रह हाँ, पाएगा, और 2022 तक तो हाँ, 10% डेफिनेटली रिसेंट करना में है। तुम बता हाईलाइट सकते हो जो अभी अभी का रिसेंट हो, बस एक दो। हाँ, तो इस टाइप की पॉलिसी, या फिर कितना हमने जैसे कि कल सुबह ने रिसेंट, बताया कि 1000 करोड़ मैं रुपए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हाईलाइट दे हम देता हूँ। इंसेंटिव देने वाले हैं, तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन कौन सी कंपनी इसमें आएगी, मतलब पीएससी ओएमसीज के अलावा, या फिर हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे या फिर जब हम इसकी मार्केटिंग करेंगे या फिर जब हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो क्या क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, तो मतलब कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इस सब चीजों पे थोड़ा डिस्कस कर ले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, चलो फिर 1 मिनट रुकना। और जो तुम क्वेश्चंस प्रिपेयर किए एचपीसीएल के रिस्पेक्ट में कि एचपीसीएल को कैसे इफेक्ट करे या फिर ऑयल ऑयल कंपनीज को कैसे इफेक्ट करेगी, और या फिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, वो सब डिस्कस करें, क्योंकि प्रोसेस ये सब स्टैट्स ये सब कोई नहीं जानने वाला, किसी को पता भी नहीं रहता, कोई नहीं, हाँ, ये पूछेगा भी। बस थोड़ा सा इसलिए मैंने ज्यादा नहीं ले गया, मैं बस थोड़ा हाँ बेसिक फिर था कोई वो नहीं। कि हाँ प्रोसेस का नाम क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक 1 मिनट बस। है। और एक और है, ये ब्लेंडेड पेट्रोल कहाँ कहाँ पर अभी इंडिया में बन रहा है? हाँ हाँ, और उसका कॉस्ट भी कितना है, अगर हम दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं या फिर हम सिर्फ सिंगल पेट्रोल बेच रहे हैं, तो दोनों के कॉस्ट में कितना इफेक्ट आ रहा है, ये कॉस्ट भी मैटर रिड्यूस करता होगी, है। कॉस्ट हाँ रिड्यूस ब्लेंडिंग, होगी इसकी। ब्लेंडिंग का कोई स्पेशल प्रोसेस भी होता है क्या, या सिंपली ऐसे मिक्स कर हाँ, देते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस होता है, मैंने कहा ना कि वो ब्लेंडिंग वाला अपन आगे देखेंगे, प्रोसेस होते हैं इसके। ठीक। लेकिन एक, हाँ, मतलब पहले ये पॉलिसी वाला खत्म कर देता हूँ, फिर ये अदर डाउट्स है ना ये वैसे छोटे छोटे से, और फिर उसी हिसाब से इनको हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वापस पॉलिसी वाला ही है जो इसमें की पॉइंट है ना। 1 मिनट, भाई प्रियांशु, ठीक तुमको है ना। मैंने 5 मिनट से वेटिंग रूम में रख रखा था, तुम सो गए थे क्या? कहाँ सो गए थे भाई? अरे भाई, वेटिंग रूम में डाल मैंने रखा है तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, भूपेंद्र को भी डाल दिया था।
भाई उसमें देखो ग्रुप पे। ग्रुप पे तो अभी आया है मैसेज तुम्हारा। अभी अच्छा, नहीं है। गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है? हेलो, गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है वो देख लेते हैं एक बार। मतलब इस चीज के लिए गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजी का ये अप्रोच है, जैसे मतलब उसमें की पॉइंट, अगर थोड़ा सा और डीप समझना है कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है, ठीक है ना, जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल जनता जिनसे उम्मीद करी कैसे का काम करे, या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, ऑयल मिल्स हो गया, या फिर जो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, उनका क्या स्टेप होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी और अप्रोच उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो अपना मेनली इंडिया में जो बायो इथेनॉल बन रहा है ना, वो शुगर इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है ना, वो उससे बनता है, ठीक है ना, जो होता है मोलासिस, ठीक है ना, उनसे बनता है। और जो इन फ्यूचर में है ना, अपन ये बात करें कि जो जो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि बेस्ड होती है नॉन फूड फीड स्टॉक पे, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, उनसे भी ये फ्यूल बना पाए। अभी थोड़ा सा एक स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है। नोट दिख रहा है ना? तो अभी करंट में अपन जो बात कर रहे हैं ना कि मतलब जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स वगैरह की, ठीक है ना, जो नॉन फूड क्रॉप्स वगैरह के, अभी इंडिया में है ना, ये दो टाइप के जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है ना, वो अपन काम ले रहे हैं, लिंसीड और कैस्टर, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सारे और हो सकते हैं, जैसे कि जेफ्रो ट्री, जो यहाँ पे होता नहीं अपने यहाँ पे, और रबड़ हो गया, रबड़ के सीड वाले हो गए, और नीम के जो होते हैं ना बीज, नीम वाले सीड, वो भी अपन यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जेट्रोफा तो इसका होता है मतलब हमारे यहाँ, मतलब इंडिया में देखा है कि मेनली है ना, ये उधर ही होता है, मतलब साउथ अमेरिका साइड में ज्यादा होता है, अपने इतना नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में हो तो ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन मैंने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ है ना, ये मतलब उधर ज्यादा है। ये पहले हमने देखा था क्या, जैसे कि मैं मतलब रेलवे स्टेशन के आसपास मेरा घर है, तो मैंने देखा था कि ये पहले रेलवे का इनिशिएटिव था कि जो भी आसपास स्पेस खाली थे ना, तो उस पे वो जेट्रोपा का जो पौधा होता है ना, उसको लगाए थे। फिर पता नहीं वो सबको हटा के खत्म कर दिए। कैसे तो पता नहीं। अच्छा, तो फिर ये जो स्ट्रेटेजी है अनिल ना, बोला कि पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो आगे। अरे नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने को, हाँ ठीक है, ओ, आगे मूव करते हाँ मतलब वही ना, हैं। चलो आगे। हाँ अच्छा, इसमें है ना वैसे डेटा खूब सारा है, मतलब डेटा नहीं, मतलब मोटी मोटी भाई लाइन है। अनिल तुम मेन ये रहने दो, अब तुम अब सीधा क्वेश्चन पे आओ, जो तुम बताने वाले थे ना 10-11, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो छूट जाएगा ना, वो अपन इसमें आ जाएंगे वापस कि भाई पॉलिसी में कुछ और बच गया ये। क्वेश्चन पे आओ तुम, क्योंकि अब इसमें ना ये एक्चुअली इंटरेस्ट ऐसा करो ना, लूज ये हो रहा है। पीडीएफ भेज दो। ये पीडीएफ भेज दो, हाँ, अगर ये कर पढ़ना देता होगा तो हूँ। मैं पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें है ना जो जो काम की लाइन है ना, वो अंडरलाइन कर रखी है, जैसे ये वाला है ना कि एथेनॉल इज मेनली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एट द प्रेजेंट फ्रॉम मोलासिस व्हिच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, और 5% ब्लेंडिंग, मतलब ये ओएमसी से रिलेटेड है इसीलिए। ये तो ब्रो पहले से पढ़ रहे हैं, शुरू से पहले स्लाइड से पढ़े थे कि जो शुगर होगा ना उसी से निकलेगा। ये तो तभी से पढ़ रहे हैं, और यही लाइन याद भी हो गया। फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और एलगी, और उसमें ब्लेंडिंग होती है। 2030 तक 18% का रखा गया है। 20। इतना हाँ, याद हो गया है। चलो याद हो गया। अच्छा, याद हो ये गया है। पीडीएफ में भेज दूंगा, इसमें मतलब लिख रखा है कि जैसे कि मतलब कुछ, मतलब जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उसके हिसाब से अब जो अपनी एग्जिस्टिंग इंजन है ना, उसको अपन बायोफ्यूल वालों में कुछ कन्वर्जन करें ना, तो वो भी अपने पास है ना कि गवर्नमेंट ने वो प्रोविजन दे रखा है कि आप करवा सकते हो गाड़ी को। मतलब इसमें देख लेना एक बार, और तो क्या कहूँ मैं, जितना पूरा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन से। प्लान हो पहले से कि ये बताना, उतना पहले बता दो, खत्म हो तुम जाए पहले फिर क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे ना 10-12 क्वेश्चन, वो हाँ, लाओ पहले। उसको देखते हैं, उसमें कुछ अच्छा है, उसको देख कंटेंट लेते इंटरेस्टिंग है तो फिर उसको हैं, या फिर डिस्कस ऐसा ही करते है। हैं पहले। अच्छा, ब्लेंड्स कैन बी यूज्ड, एक इसने मिनट। सारे ऐप यूज कर लिए ना, इसमें इसने क्रोम, इमेज, नोट्स, स्टिकी नोट्स सब यूज कर डाला। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, केन कार सन और एथेनॉल, हाँ भाई। ठीक है ना। तो इसमें ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ दो, वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। नीचे वाला जो ना, प्योर इथेनॉल, 100% इथेनॉल और E100 कुड थ्योरेटिकली बी यूज्ड टू पावर कार्स, मतलब है ना थ्योरेटिकली बात, लेकिन जनरली है ना ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसके 3 मेजर रीजन इन्होंने दिए है, ठीक है ना, कि एथेनॉल इज अ बेड फॉर कोल्ड स्टार्टिंग, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ये है ना कि मतलब जैसे क्विकली गैसोलीन बर्न होता है ना, वैसे ये बर्न नहीं हो सकता है। पहला रीजन ये है। और तो मतलब ये कि प्योर एथेनॉल है ना विंटर में यूज नहीं कर सकते।
और एक अगर तुम ऐसे समझो ना तो यही रीजन होता है कि जो यूएस वगैरह में है ना वो हाई ब्लेंडेड पे नहीं पहुंचे, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज है ना वो पहुंच गई है। रीजन ये कि ऊपर ज्यादा ठंडा होती है, नीचे कम है, तो उनकी यहाँ कंपेटेबल है ये चीजें। ठीक है, दूसरा ये कि अभी तक जो कोई पैसेंजर कार है ना, मतलब कोई भी गाड़ियां, वो ऐसे डिजाइन ही नहीं हुई कि 100% इथेनॉल के साथ वर्क कर पाए। और जो अब तक जो मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं 85 तक, उनके लिए भी अपन नई गाड़ियां, नए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो जो जिनको अपन बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। ठीक है ना, वो भी 85 तक ही चल रहे हैं। तो मेन एक तो सेकंड रीजन क्या हुआ कि ऐसी डिजाइन नहीं हुई अभी तक। तीसरा है कि एथेनॉल है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा रीजन है। जो 100% एथेनॉल है ना, वैसे अपन बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 100% एथेनॉल बेसिकली ड्रिंकेबल होता है। मतलब अगर कोई आप उसे चाहो ना तो एज ए अल्कोहल की तरह आप यूज कर सकते हो, उसे फ्यूल मानने में मतलब है। ठीक है ना, तो नहीं, थोड़ा सा एक ये भी है। तो क्वेश्चन है यूएस मेरा गवर्नमेंट, इसमें कि अगर मैं E0 वाला यूज करूं, मतलब 100% इथेनॉल अगर मैं यूज करूं और 100% पेट्रोल यूज करता हूं, तो पोल्यूशन किस में कम होगा? वो कोल्ड स्टार्टिंग वाला फैक्टर छोड़ दे, अगर मान लो अफ्रीका में चला रहे हैं गाड़ी, तो अगर पेट्रोल में पोल्यूशन का कंपैरिजन करूं इथेनॉल से, तो किस में कम होगा? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कवर करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक एक थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ। ठीक है, जमीन से crude oil का, उससे डीजल पेट्रोल बना, वो जलेगा तो एनवायरनमेंट में कुछ इमिशंस होंगे। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेज या फिर अदर इमिशंस निकलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब पेट्रोल डीजल यूज करने पर एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बात करते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स बनते हैं पौधे वगैरह से के, ठीक है ना, और जो इनका प्लांटेशन है ना, जो जिनमें बात करें अपन शुगर केन वगैरह या अदर प्लांटेशन, उनको ग्रो होने के लिए सीड ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना, क्या तो चाहिए एक चीज होती ये है? समझना है कि CO2 मतलब होता है ना, पौधे हाँ CO2 लेते हैं ना, हाँ तो हाँ। इनको ज्यादा चाहिए होती है। एल्गाई वगैरह ये भी ज्यादा लेती है। तो हम्म, एक रीजन तो ये कि ये अपने बनने के टाइम में ही एटमोस्फेयर से CO2 ले ली उन्होंने, पहली चीज। हम्म, ठीक है ना, दूसरा है कि इमिशन तो इनमें भी होते हैं। जो अपन बायोफ्यूल्स की बात करें, ऐसा नहीं कि इनमें इमिशन नहीं होता, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना, ये CO2 न्यूट्रल होते हैं। और मतलब नेगेटिव ही मान लो कि ये जितना है ना, मतलब प्रोड्यूस करेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन में। अच्छा। अदरवाइज जो इनका प्रोसेस होता है जो बनने का, और फाइनल जो बर्न होने के बाद जो इमिशंस होंगे ना, वो हम्म। कम होते हैं इनिशियल। तो मतलब ये कि अब समझ में आ रहा है कि अपन क्यों स्विच करें, कि पोल्यूशन तो थोड़ा बहुत इसमें भी होगा, लेकिन जो प्रोसेस हो गया, जैसे अपन इसको प्रमोट करेंगे ना, वो ओवरऑल है ना एटमोस्फियर से CO2 को कम ही करेगा। ठीक है ना, और हाँ इमिशंस भी कंपैरेटिवली कम ही हो रहे हैं। तो अगर जैसे बात करें हो, अगर बिल्कुल 100% अपन पेट्रोल चलाए और 100% अपन इथेनॉल चलाए, ठीक है, विदाउट एनी कंस्टेंट, तो जो इथेनॉल वाला पोर्शन होगा उसमें जो पोल्यूशन वाले इमिशन जो होंगे ना, वो कम, मतलब होता है ना, कम हार्मफुल होंगे। ठीक है ना, और एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएंगे। एट द सेम टाइम, जहां पर पूरा पेट्रोल यूज हो रहा था, वहां पे अपन ने पूरा एथेनॉल यूज ले लिया, तो वो बनने में ना जितना CO2 उसने कंज्यूम करा ना, तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल बैलेंस करते रहता है। ठीक। ठीक है ना, तो ये तीसरा रीजन पता चल गया कि यूएसए का मानना है कि यूएसए रेगुलेशन ने ऐसा माना है कि ये ड्रिंकेबल, मतलब ना ड्रिंकेबल है, और मतलब इसलिए इनको प्योर बनाते नहीं है, सीधा सीधा ये है। ठीक है, तो और जो, हाँ, बाकी E10 अपन जो यूज कर शुगर से सकते हैं क्योंकि ये बनाएंगे regular, वो वाला होगा ना, मतलब जो ड्रिंकेबल, और जो पेड़ पौधे से बनाएंगे वो भी ड्रिंकेबल होगा। भाई हाँ, किसी क्योंकि से भी बनाओ, फॉर्मूला सेम है ना अल्कोहल का। बनेगा तो वही। हाँ, अच्छा। ठीक है ना, बहुत सी बार अपन ने देखते कि वो अंगूर को सड़ा के, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रूट्स हाँ वगैरह, वही अदर सीड्स वही है, वगैरह, वही तुम्हें वो, कंफ्यूजन था कि जब भी देखते हो तो अंगूर अंगूर फ्रूट्स को सड़ाते हैं, तो फिर पेड़ पौधे सड़ाना होता तो उतना महंगा नहीं रहता ना अल्कोहल, तो वही कंफ्यूजन था। हाँ, कई तरीके का नहीं, आता है ना, टेस्ट भी जैसे तो होता है ना भाई अनिल, फिर उसमें ये सॉरी शिव, टेस्ट भी तो डिपेंड करेगा ना। कई टेस्ट। तरीके का होता है ना। लोग अल्कोहल अगर जो ड्रिंक करते हैं तो महुआ वाली अलग, वो वाली अलग, ये अरे देखो यार, प्रियांशु। प्रयास एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। यहाँ से अलग चल जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो मेनली जो अपनी गाड़ी है ना, वो E10 के लिए मतलब है ना कंपेटेबल है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ब्राजील और एथेनॉल वाला का क्या कनेक्शन है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये 1980s मतलब काफी पहले से चल रहा है ब्राजील के अंदर। ठीक है ना, और वहाँ की मतलब उन्होंने सबसे हाईएस्ट अचीव करा है। ठीक है ना, और अगर जो बात करेगी अभी तक एथेनॉल जो सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग हो रही है ना, जहाँ पर 25% एथेनॉल हो रही है ना, मतलब वहाँ पे मिनिमम तो कर दिया कि 25% एथेनॉल की तो जरूरी है ही है। ठीक है ना, नहीं, ये और मैक्सिमम ब्राजील जो वाला, है ये अचीव कैसे कर पा रहा है? मतलब ठीक है वो गरम कंट्री है, लेकिन उसको इतना बायोफ्यूल मिल कहाँ से रहा है? बायोमास कहाँ से आ रहा है उस पे? वहां तो पानी वानी होता बायोमास नहीं में है, तो शुगर केन वगैरह ये तो यूज होता नहीं है वहां पे।
नहीं नहीं, अदर जो दूसरे है ना वो जैसे मैंने कहा ये पहले से ही हो रहा है, क्योंकि वहां पे है ना ये प्लांटेशन वगैरह जो ग्रीनरी है ना वो पहले से ज्यादा ही है, उनके पास ये सोर्स नहीं है और अफ्रीका ना ही में, इतना पैसा है। हाँ अफ्रीका मतलब में हाँ कहाँ? अमेजन अमेजन रेन फॉरेस्ट किधर है? अमेजोन को ब्राजील थोड़ी ना में? काट देंगे भाई इथेनॉल बनाने के लिए, अमेजोन अरे तो नहीं नहीं नहीं, प्रिजर्व नहीं वो है। उनको रेन काट फॉरेस्ट नहीं पूछ रहे, रहा हूँ। काट नहीं रहे, लेकिन वहां पे ऑलरेडी है ना, मतलब अगर सारे कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए ना, सबसे ज्यादा पेड़ मतलब जो है ना कि ग्रीनरी रिच, वो अफ्रीका ही है। तो वहां पे ऑलरेडी ज्यादा है और लोगों के पास दूसरे कोई सोर्स नहीं है, तो वो उगा सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट भी इसलिए इसको प्रमोट कर रही है, कोई और सोर्स ही नहीं है उनके पास। ठीक। और मतलब इन्होंने जो यूज लिया उसकी वजह से मतलब 30% ओवरऑल पेट्रोल अनिल, कंजम्पशन कम करा उन्होंने। भूपेंद्र हेलो, कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ, ये एफएफवी क्या बताया था तुमने? फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, ओके। ठीक है ना। अब बात आती है इज इट चीपर देन पेट्रोल, क्या ये पेट्रोल से सस्ता होता है ना, मतलब सस्ता होता है क्या, ठीक है ना। अब इसका आंसर ऐसा है कि मतलब लोग बहुत सारे मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप समझ लो इसको थोड़ा सा, कि कोई कहते सस्ता है, कोई कहते सस्ता नहीं है, और दोनों ही सही अपनी जगह। रीजन क्या है कि जिस प्रोसेस से ये बन रहे हैं, पहली चीज। दूसरा है कि जो इसका रॉ मटेरियल है ना, जो अपन यूज कर रहे हैं वो किस रेट पे आ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। और अपन कहीं से उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब प्रोसेस और रॉ मटेरियल कैसे क्या आ रहा है, उन चीजों पे डिपेंड करता है इसका प्राइस, अगर वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे अफ्रीकन मतलब जो अपने ब्राजील के केस में कि वहीं के वहीं अवेलेबल हो जाता, अपने यहाँ पे भी अभी तक है ना, मतलब जो अवेलेबल है ना, इसलिए गवर्नमेंट एडिबल्स ऑयल वगैरह और इस इन टाइप के प्लांटेशन को प्रमोट करिए, क्योंकि यहीं पे अवेलेबल हो जाए, यहीं पे बनेगा और सही प्रोसेस से बनेगा, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अदरवाइज बाहर से मंगाया कुछ एडिबल्स ऑयल वगैरह, फिर प्रोसेस करा, तो वो शायद सेम रेट पे आ जाए या फिर ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले का 2 दिन नहीं 8-10 दिन पहले का न्यूज़पेपर द हिंदू में देखा था। तो ईटेबल ऑयल्स जो भी होते हैं ना, तो उसमें से लगभग काफी जाने 70-60% है ना, हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं ईटेबल ऑयल्स की बात करें तो। एक्चुअली ये सही है, और अभी ध्यान हो तो 2021 में ही है ना, अभी जो आया था ना बजट के टाइम, एक स्कीम करी थी एडिबल ऑयल को प्रमोट करने के लिए अपने हाँ ईस्ट साइड के जो रीजन है ना उसमें, क्योंकि रीजन ये था कि अपन अब तक जहां से मंगा रहे हैं ना, मलेशिया वगैरह ये जो कंट्रीज है ना, नीचे वाली एशियन कंट्रीज, वहां से मंगा रहे थे। लेकिन अब ये बेचता है चाइना और रशिया को, क्योंकि उन्होंने उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि बड़े अमाउंट में जो ये एडिबल ऑयल्स है ना उनसे फ्यूल बना सके, ठीक है ना। तो अपना मतलब सारी मतलब है ना कि सप्लाई उधर जा रही है, अपने यहाँ अब आ रही कमी, और अपन को और भी चाहिए, तो वो मीट नहीं नहीं हो नहीं, पा रहा, वही इसलिए मेरा गवर्नमेंट ने क्वेश्चन ये था। वही मेरा क्वेश्चन था कि एक तरफ हम चाह रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसके इंपोर्ट को कम करें, और दूसरे हम जो ईटेबल ऑयल्स हैं या फिर जो भी और भी हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली तो हमें इंपोर्ट ही करना है। और अगर ईटेबल ऑयल्स की बात करें, कैस्टर ऑयल की ले लो, तो कैस्टर ऑयल तो काफी महंगा है। ये हमको लगता है ये 400-500 पर लीटर मिलता होगा मार्केट में। ठीक है। कि तो इससे फिर कैस्टर का मेरे को रेट का आइडिया नहीं है, लेकिन जो है ना हाँ मैं मतलब मंगाया ये जो हूँ। proportion का है ना, यही रीजन है। और ये स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं ना ये, कि जैसे स्टेप बाय स्टेप, हाँ एक मिनट, हाँ जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना कि ग्रेजुअल प्रोसेस हो रहा है, इसका रीजन यही है, अपन अभी तक अपने पास इतना मतलब है ना अमाउंट में ऑयल है ही नहीं है। अभी इससे पहले भी अपन एडिबल ऑयल्स है ना जो अपन खाने पीने के लिए ना मोस्ट ऑफ मंगाते थे, अभी बीच में सबने नोटिस करा होगा कोविड के बाद से ना एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं। रीजन यही हाँ था एक, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं, और लगा बाहर से अगर आता जा रहा है, और बाहर से भी जैसे बताया नहीं कि उन्होंने कट कर दी सप्लाई अब, ठीक है ना। और जैसे सप्लाई कम, मतलब जो अपनी डिमांड तो अभी भी हाई है, सप्लाई कम पड़ी है, तो इसलिए प्राइसेस और हाई गए अभी अभी बीच में ड्यूरिंग हाँ, वही ना कि आफ्टर हम ना लोग पोस्ट। इम्पोर्ट काफी ज्यादा करते हैं। ये मतलब 1-2 10-20% नहीं, मतलब 70-80% नहीं हम नहीं, बहुत डिपेंडेंट है। बड़े अमाउंट में आता है, हाँ। हम्म। और मेनली ये दो कंट्रियों से ही आता है। हाँ ठीक है। तो वही मेरा को मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन था कि अगर हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इसके इंपोर्ट को और चाह रहे हैं कि बढ़ावा मिले, क्योंकि हमारे पास तो उतना कैपेसिटी है नहीं कि हम उतने सीड्स को जनरेट करें और उतने ऑयल्स बनाएं। तो वही बात है ना कि एक तरफ कॉन्ट्राडिक्ट हाँ, दोनों स्टेटमेंट हो रहा था, इससे मेरे को लगा। लेकिन एक जो इसका और डायमेंशन है जो अपन मिस करे, वो है कि अगर अपन ऑयल मंगा के उसको जला के करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को प्रमोट मतलब पोल्यूशन करेगा, लेकिन वही सेम अमाउंट पर अगर अपन एडिबल ऑयल्स मंगा के उसको अगर एथेनॉल में कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे ना, तो वो नुकसान नहीं है, थोड़ा सा ये बस फायदा है।
अगर करना ही है कुछ ऑयल तो फिर वही सही है। बाकी प्रमोट दोनों चीजों को कर रहे हैं कि अपन यहाँ भी बना पाए और मतलब डिपेंडेंसी कम रहे अपनी, बस वो है। तो ये प्राइस वाला इशू भी क्लियर हो गया कि मतलब डिपेंड करता है, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ चांसेस में ये मान के चल रहे कि हाँ रेट कम ही होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कितनी मेरा कम होगी इसका आइडिया ऐसे लगा सकते हो अगर 100। हाँ अभी करंट सिनेरियो क्या है, मतलब अगर इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जो 10% या 5% या 2% जो भी मिक्स करके इथेनॉल प्लस पेट्रोल मिल रहे हैं, तो उनकी प्राइस क्या है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल पेट्रोल? इसका डेटा है क्या? नहीं, इसका डेटा मैंने शायद जो पढ़ा है ना वो यूएस के रेस्पेक्ट में ही पढ़ा था, क्योंकि अपना मिला नहीं मेरे को, लेकिन अब वो मतलब शायद 100 रुपए का था तो 94 रुपए पड़ रहे थे, ये समझ सकते हो। ठीक है ना। अब रेट वाला हो गया। अब ये कि क्या एथेनॉल जो है ना अपना जो एमपीजी होता है, जो होता है ना माइल्स पर गैलन, वो बढ़ाता है या फिर मतलब क्या असर पड़ता है उस पर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं बताया कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, तो वही रीजन है जो अपन बात करेंगे, अपन एथेनॉल यूज करेंगे क्या वो ओवरऑल जो अपना पर लीटर में बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि एथेनॉल के पास एनर्जी कम होती है, ठीक है, पर गैलन के साथ, तो ओवरऑल मतलब है ना कि कम ही करेगा। बस ये कि जो मतलब इकोनॉमी है ना, मतलब कंबशन वगैरह सारी अच्छी वो सही होती है, बस ये है। हाँ, अब लेकिन इसमें एक डेटा चीज दे और रखा भी तो है, एक चीज और भी तो है। एक तरफ हम जैसे बात कर रहे थे कि ऑक्टेन रेटिंग की, ऑक्टेन काफी अच्छी है, तो जो पावर का लॉस होगा वो भी तो कम होगा ऑटोमेटिकली। अगर पावर लॉस, अगर तुम मान लो कि तुम 10 रुपए तुम्हारे पास थे, तुम जो पहले 5 रुपए खर्च है। करते थे आप 2 ही रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 रुपए बचना चाहिए और 3 रुपए का तुम यूज कर सकते हो दूसरी चीज में। तो अगर उसी तरह अगर पावर लॉस कम हो रहा है तो उससे माइल्स पर जो भी माइल्स है वो तो रिजल्टेंट बढ़ना ही चाहिए थोड़ा बहुत तो। हाँ, एक क्योंकि हर भाई जगह तो एनर्जी वैसे हमें तो बढ़ना। इसमें यूं है कि तुम अगर मान लो कि लॉस सेव कर रहे थे 30, ठीक है, हाँ और हाँ तुम्हारा जो रिडक्शन हो जा रहा था फ्यूल इकोनॉमी में वो था 40, तो ओवरऑल रिडक्शन कितने का हुआ? 10 का हुआ ना। हाँ, लेकिन अपन लोग डेटा देखे थे ना, उसमें बस 0.2 मेगाजूल का डिफरेंस आ रहा था, 44.4 से वो 44.2 हो गया था। वो डेटा का तो नहीं पता, पर यहाँ पे इसने साफ साफ लिख रखा है कि भाई एमपीजी जो ड्राइवर्स को है वो कम पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन फिर वही सेम है कि भाई फिर तो तुमने फ्यूल की खपत बढ़ा दी ना। हाँ अल्टीमेटली जो तुम्हें ऑब्वियसली। कैलोरीफिक वैल्यू जो बड़ी मिल रही थी पर माइल, मतलब मान लो तुम्हें 100 मील जाने के लिए पर्टिकुलर कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हाँ हाँ, वही फ्यूल के वही। टर्म्स में ऐसे बात नहीं करते कि पेट्रोल है कि कितना लीटर लगेगा, हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। तो हम्म। अल्टीमेटली तुम अगर मान लो पहले 100 लीटर फ्यूल यूज कर रहे थे, पेट्रोल प्योर पेट्रोल यूज कर रहे थे, और अब तुम 120 लीटर करना पड़ेगा तुम्हें अब, ठीक है, तो तुमने ब्लेंडिंग करके अच्छा फिर इसका हासिल क्या किया मतलब? इसका रीजन ये है, इसका जैसे कि अपन ने सिर्फ 10% अगर ब्लेंडिंग करी है ना, तो सिर्फ जो एमपीजी है ना ये 3 से 4% ही रिड्यूस होगी, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा प्राइस भी कम पड़ा, लेकिन अपन को थोड़ा सा फ्यूल ज्यादा देना पड़ा, तो ये तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इलेवन पॉइंट ओवरऑल है ना। फाइव परसेंट नहीं नहीं नहीं, थोड़ा उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, जो अपना कार्स जो E10 पे जनरली काम करे ना उसका 3 से 4% रिड्यूस होता है, और जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स है जो 85 पे काम करते हैं, अब उसमें 85% इथेनॉल है, तो उसका है ना जो टोटल एमपीजी है ना वो 30% रिड्यूस हो जाता है। और ये डेटा है ना वैसे मतलब ये अमेरिकन एक एनर्जी वाली वेबसाइट है, अमेरिकन एनर्जी वेबसाइट, क्या नाम है उसका, वो उसी का डेटा है, मतलब हाँ, थोड़ा तो एक्चुअली अगर ऑथेंटिक। हम थियोरेटिकली बात करें तो देखो 100 लीटर तुमने पेट्रोल लिया, ठीक है, मतलब 100 लीटर तुमको बनाना है तुम्हें पेट्रोल और उसका मिक्सचर, तुमने क्या किया 90 वो ले लिया पेट्रोल और 10% ये ले लिया, ठीक है, तो तुमने एक 100 लीटर का मिक्सचर बना दिया। उसके बाद तुमने क्या किया कि जो तुम्हारे 3-4% रिड्यूस हो गए तुम्हारे के पास, यानी 100 लीटर में फिर क्या किया 4 लीटर तुमको और ज्यादा डालना पड़ेगा पेट्रोल, तब तुम जाके एक, यानी तुम्हारे नेट जो है ना 6 लीटर ही इफेक्टिव हुआ, मतलब 10 जो मिला रहे थे तो 4 तो फिर से कट गया, तो फिर 4 तुमको डालना पड़ेगा और 6 तुम्हारा इंक्रीज हुआ, यही भाई समझ ये रहे हो मैं क्या सिंपल बोल सा है कि अगर 100 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर जा रही थी गाड़ी, तो तुम्हारे रहा अभी हूँ? 100 लीटर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में 97 किलोमीटर ही जाएगी, है ना। हाँ हाँ, तीन वही वही। परसेंट कम हो गया, तो अल्टीमेटली अनदर 3%, हाँ 3 के लिए किलोमीटर पेट्रोल को डालना कवर पड़ेगा। करने के लिए मेरे को एडिशनल फ्यूल रिक्वायर होगा।
तो वहां पे हाँ। मेरे को ये समझ नहीं आ रही बात कि भाई इसका एडवांटेज ड्राइवर को क्या मिला, जो अपना जो चलाने वाला है। ऑक्टेन रेटिंग चलो बढ़ गई, नॉकिंग वगैरह मतलब ठीक हो गई, पर मेरे को नहीं लगता कि उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब उसको पेट्रोल सेविंग ज्यादा देखेगा ना वो, मेरा माइलेज कितना दे रही है गाड़ी। हाँ, और लेकिन प्लस में वही अगर इतना प्राइस मेहनत की हम प्राइस कम पड़ रही लोग है, इससे पहले प्रोडक्शन में प्राइस इथेनॉल कम के पड़ लिए। अच्छा, ब्लेंडेड पेट्रोल की प्राइस कम है क्या? हाँ, तो ब्लेंड में कर क्यों रहा हूँ? मेरे को क्योंकि बस क्या ग्रीन हाउस एमिशन कम करना है इसीलिए कर रहा हूँ क्या मैं ब्लेंड? अल्टीमेटली वही है अपना गोल, अल्टीमेटली गोल वही है। अपन ये सारा स्विच क्यों ही कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? मेन मोटो क्या है इन सबका? मेन तो वही है, यही है ना कि हमें एमिशंस कम करने हैं, बात तो सही है। एनवायरमेंट और ये वाला इशू है मेन अपना। हेलो, पॉल्यूशन कम करना है भाई। हाँ वही। यार एमिशन भी मेरे को तो अभी भी डाउट है। मतलब वो जो तुम बोल रहे हो कि ऑक्टेन मतलब अच्छे से बर्न होता है फ्यूल, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हाँ हाँ, CO2 जो इमिशंस पे है वो कैसे तो करना बनेगी है। ही ना कार्बन के कंबंशन से, तो नहीं CO2 नहीं, तो फिर भी बन एनवायरमेंट में जा ही रही है। तो जैसा अनिल ने चाहिए पहले लेकिन बताया था कि प्रोडक्शन में CO2 यूज हो जा रही है, तो कार्बन न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि वो 10% कार्बन न्यूट्रल हो गया आपका, जो भी फ्यूल कंबस्ट कर रहे हो आप। अनदर 90% जो पेट्रोल से बर्न होगा वो तो CO2 रिलीज कर ही रहा है ना एनवायरमेंट में। हाँ, वो CO2 प्लस हो तो में रहा रिलीज अदर है। होगी पर्टिकुलर ही, बस मैटर्स। ये है कि जो अनबर्न्ड कार्बन है ना, लाइक CO, इन सब का ये CO को CO2 बना देगी, कंप्लीट कंबशन को प्रमोट करेगा ना। अगर हम ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं एथेनॉल की, तो CO मतलब CO तो ज्यादा हार्मफुल है, तो ये CO2 बना देगी। ऐसा मतलब नहीं है कि भाई CO2 के इमिशन को कम करना है, लाइक CO नहीं, हुआ। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो जो ऑक्टेन की बात कर रहे थे, तो उसमें बात हमने किया था कि जो जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी बच गए होंगे, उसको उसको वो बर्न करेगा। इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि वो बाहर निकल रहे हैं। अगर बाहर निकलते भी हैं तो जो भी प्रोसेस हम करते हैं, सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं या फिर वो उसको लगा के रिड्यूस कर सकते थे ना। कार्बन की अगर बात करें, सिर्फ पर्टिकुलरली हम कार्बन की बात करते हैं, CO या CO2 ऑक्सीजन को। परसेंटेज है ना, ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा होता है, 35% जैसे बताया था ऑक्सीजन परसेंटेज होता है, तो कंबशन भी ना कंप्लीट रहता है इसका। वही मैं बोल रही हूँ, कंबशन कंप्लीट ठीक है। मेन है ना, इम्पोर्टेंट। अगर अगर इसका हम अगर सारी चीजें लिंक करें ना, तो मतलब थोड़ा सा इसका प्राइस कम है, लेकिन हल्का सा क्वांटिटी भी ज्यादा ले रहा है ये, मतलब सेम अगर माइल्स अपन को जाना है तो, ठीक है ना। लेकिन जो इसके इमिशंस हो रहे थे, जो अपना एनवायरनमेंट को जो हार्म हो रहा था, अब वो हार्म नहीं होगा। बस ये क्योंकि इसके प्रोडक्शन में है ना, प्रोडक्शन से लेके बर्न होने तक है ना, जो भी ये अपना साइकिल एक कंप्लीट कर रहा है, तो कुछ नया एडिशन नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो मतलब पैसों के हिसाब से भी सही है, लेकिन बेनिफिट कहाँ हो गया एनवायरनमेंट को। और जो सडन नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन वगैरह में सब में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मतलब जो कुछ जैसे ये फ्लेक्सिबल व्हीकल्स होते हैं ना, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, उनमें हो रहा है। तो आने वाले टाइम में व्हीकल्स भी ऐसे ही डिजाइन करे जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिसएडवांटेज है ना ये, कि बहुत सारे मटेरियल के साथ कंपेटेबल नहीं हो पाते, तो वो वैसे बनने लग जाएंगे, तो वो वैसे उसके साथ होने लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आगे और और है, बढ़े। जब हम बीएस जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज डिस्कस किया था हमने, क्या जो सल्फर कंटेंट को ना एक एक्सटेंट से जो रिड्यूस करते हैं ना, तो उस पे क्या होता है कि हाँ लुब्रिकेशन ये देखो सब भाई, ये इफेक्ट मेरे पड़ता को है। मिल गया इसका आंसर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। दिखा क्या? देता हूँ मैं। अनिल थोड़ा स्टॉप करो अपना स्क्रीन। हाँ एक स्क्रीन दिख रहा है? अब देखो, ये देखो इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल E85 दैट कंटेन्स 83% इथेनॉल कंटेंट, ठीक है, हैज अबाउट 27% लेस एनर्जी पर गैलन देन गैसोलीन। मतलब आपने जितना इथेनॉल मिलाया उसमें, उसके कंपैरिजन में बहुत कम रिडक्शन हो रहा है माइल पर गैलन में। 83% आप इथेनॉल मिला रहे हो तो केवल 27% ही एनर्जी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ओवरऑल बेनिफिट ही हो रहा है फ्यूल में। तो इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? मतलब तुम्हें अभी मान लो कि तुम्हें 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी, अब तुमने 83% इथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल यूज किया, और तुम्हारी गाड़ी चली कितनी, 73 किलोमीटर ओनली, ठीक है। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि उसमें तुमने 83% इथेनॉल यूज किया है, पेट्रोल केवल 17% यूज हुआ है, ठीक है।
तो अब लेकिन तुम्हारा उतना जो तो यूज हम कर ही नहीं सकते ना, अभी वही बात है ना कि उतना यूज हम कर ही नहीं मतलब सकते। ये तो एक उसमें लिखा था एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर मान लो 10% इथेनॉल होता तो तुम्हारा केवल 1-2% ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो हाँ 7% फ्यूल पेट्रोल सेव हुआ वो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी में ऐड हो रहा है ना। मतलब आपके पास में अभी अर्थ पे 7% पेट्रोल आपने बचा लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग करके। हाँ, समझ गए? वैसे समझ। हाँ इसलिए ये एनर्जी सिक्योरिटी का इसने दिया है यहाँ पे कि भाई ये एनर्जी अपने ओवरऑल एनर्जी बचाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी का रीजन मतलब वो होता है कि हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो कम यूज करने, हमें रिन्यूएबल ज्यादा यूज करने, ताकि एनर्जी बनी रहे अर्थ के अंदर, ताकि हमें जब यूज हो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में तब हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो फ्यूल इकोनॉमी है वो तो मतलब बढ़ ही रही है ना इससे। अगर आपने ज्यादा मिला के, मतलब वो ये दूध वाला हिसाब है कि दूध में वो पानी मिला देता है, लेकिन क्या बोलते हैं, पतले दूध का पैसा अलग होता है ना, डेयरी पे अलग अलग तरह का दूध यूज होता है, हाँ मिलता है। तो भाई इसमें पानी मिला हुआ है थोड़ा, मतलब ये इतना प्योर नहीं है, तो चलो 23 रुपीज वाला तो चाय बनाने के लिए अपना वो यूज हो जाता है, चलो ठीक है चाय तो बनी जाएगी। ठीक है, मावा बनाने के लिए तुम्हें चाहिए तो प्योर यूज करो, वही सीन है। प्रियांशु क्या कर रहा है स्क्रीन पे साइड में? क्या? हेलो? आई थिंक ना ये बायोफ्यूल वाला ये जरूर देख लेना भाई, एनर्जी सिक्योरिटी और कितना एमपी एमजीपी में कितना ये एमपीजी में कितना रिडक्शन आ रहा है, और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है फ्यूल इकोनॉमी पे और एनर्जी सिक्योरिटी पे, ये अच्छे से करके। अच्छा, ये 2-3 और क्वेश्चन रह गए, उस पे अपन देख लेते जल्दी से एक बार। 1 बज रहे हैं, थोड़ा हो जाएगा हाँ यार जल्दी। थोड़ा जल्दी करो, खाना वाना खा के सोना भी है थोड़ा। ये क्वेश्चन है, और उसके बाद 1-2 फोटोज और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। वो मतलब ब्लेंडिंग प्रोसेस वगैरह थोड़ा उस पर देख लेंगे। मम्मी शुभम भाई का खाने का टाइम हो गया। खाना मिल अच्छा रहा है ठीक है। परोसा परोसा एकदम टेबल पे। मेरी और मम्मी अभी क्या है, रसोई में चली जाती है ना, तो फिर वो रुकती नहीं है, कहते खा लो नहीं तो फिर मिलेगा नहीं बाद में। ये सही है। हाँ ठीक है ना, ये वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एथेनॉल मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और नॉट? ठीक है ना। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम में है, लेकिन बाद इन्होंने ऐसे लिखा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द एथेनॉल वाल प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है ना, तो ट्राई यही करेंगे कि कम हो, ठीक है ना, या फिर न्यूट्रल पर है, ठीक है ना। और जैसा इसमें देखा कि ऑक्सीजन 35% होती है, मतलब जो फ्यूल कंबशन होगा वो ज्यादा कंप्लीट होगा, और जो टेल पाइप पे जो इमिशन होंगे ना वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और जो अपन बात करते हैं ना इसकी, एथेनॉल ऑल्सो डिप्लेस बेंजीन विच इज लिंक्ड टू कैंसर। ठीक है ना, तो ये उसका भी मतलब जो होता है ना कि कैंसर के चांसेस को भी रिड्यूस कर रहा है, वो एनवायरनमेंट में वैसे कोई हार्मफुल कैसे भाई मतलब इसने फुटप्रिंट नहीं बेंजीन को छोड़ता है। कैसे डिस्प्लेस किया? अब ये नहीं पता भैया, ये सोचा था मैंने, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, अब क्या ज्यादा क्वेश्चन है, काम पे फिर से लगे। रिपीट करना। एथेनॉल है ना, ये बेंजीन को डिस्प्लेस कर देता है। एथेनॉल ऑल्सो अच्छा अच्छा डिस्प्लेसेस बेंजीन विच इज लिंक्ड टू कैंसर। अच्छा अच्छा ओके। बेंजीन फ्यूल वगैरह में थोड़ी कुछ होता है। अरे नहीं, एक मैंने को याद नहीं एग्जैक्टली अभी मैं बता कि एरोमेटिक्स है ना, उसका भी यूज करते हैं शायद फ्यूल के लिए, हाँ, तो ये उसके रेस्पेक्ट में कुछ फ्यूल्स की बता टाइप होगा। का। अब इसका यूज हाँ, नहीं करते वो हैं। भाई, अपन ने पढ़ा था एरोमेटिक्स का यूज नहीं ना। करते फ्यूल में, एरोमेटिक तो अवॉइड करते हैं हर जगह। नहीं, अब ये नहीं नहीं, चार टाइप के एरोमेटिक्स अपन ने एक, पढ़े थे ना, पैराफिन्स, ओलिफिन्स, एरोमेटिक्स, ये 4 पढ़े थे अपन ने उसमें, लॉन्ग चेन हाँ वगैरह ये। हाँ हाँ, तो एरोमेटिक्स जो उसमें होते हैं ना, इस किसके लिए होते हैं, जो स्पार्क पेट्रोल के लिए, मतलब जो डीजल सॉरी पेट्रोल इंजन है उसके लिए एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स है ना एक अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितने भी लॉन्ग चेन जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं डीजल के लिए, मतलब डीजल इंजन के लिए। लेकिन जो जितने भी शॉर्ट चेन होते हैं और जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड होंगे ना चेन, वो अच्छे फ्यूल होंगे पेट्रोल के लिए। तो जो अपन लोग बेंजीन यूज करते हैं या फिर एरोमेटिक्स जो मान लेते हैं, वो एक अच्छा फ्यूल है पेट्रोल इंजन के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करेंगे पेट्रोल इंजन में, तो क्या करेगा कि उस एथेनॉल मिक्सिंग मतलब मिला के, तो वो अल्टीमेटली वो रिड्यूस करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता।
कि इसका रीजन मेरे को भी सही बताऊं तो मतलब देखा नहीं ज्यादा मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हाँ कि बेंजीन को डिस्प्ले मतलब कैंसर चांसेस को किसी ना किसी वे में रिड्यूस करा है। मैंने कहा हाँ, समझ लिया वैसे में तो चलो ठीक है। हाँ सब कुछ मोटा मोटी समझ में आ गया है। हाँ मतलब डीप में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर इसीलिए, या फिर वो वैसे ही ज्यादा जा रहा है ऑलरेडी। प्रियांशु कुछ ठीक डाउट है। नहीं आ रहा? नहीं आगे नेक्स्ट बढ़ो क्वेश्चन है, ना। कैन आई कन्वर्ट माय कार फॉर इथेनॉल फ्यूल। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, ठीक है ना, कि महंगा पड़ेगा विथ लो एमपीजी माइल्स पर गैलन एंड हायर प्राइस पर यूनिट ऑफ एथेनॉल। ठीक है ना, तो मतलब जो मतलब है ना कि अपन पूरा जो मॉडिफिकेशन होगा ना वो रियली वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, डू मेक श्योर दैट योर कार कैन कोप विद 10% नहीं तो इथेनॉल फिर ये दैट विल बी गवर्नमेंट जो कीपिंग इन। इथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल प्रोवाइड करा रही है, तो वो मैं अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकता? हेलो। हेलो। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आई या फिर नेटवर्क सच में दिक्कत दे रहा है उनका? उसका नेटवर्क क्वेश्चन था कि वो जो अभी तुमने टर्म यूज किया था ना, अभी जो एक क्वेश्चन था, कुछ लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा ना। अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है वो अपनी कार में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ हाँ, वही वही यही क्वेश्चन एक बार फिर से एक बार डिस्कस, कैन आई कन्वर्ट माय कार फॉर इथेनॉल इथेनॉल फ्यूल। सुन रहे हो नहीं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो यही क्वेश्चन था ना, तो इसमें शुभम ने पूछा था कि क्या वो अपने गाड़ी में इथेनॉल वाला जो फ्यूल है उसको नहीं डाल सकते हैं? हाँ मैंने कहा था ना फिर उस टाइम कि ये क्वेश्चंस आगे डील करेंगे, तो मतलब मेन इसका आंसर ये कि नहीं कर सकते क्योंकि वर्थ इट नहीं होगा ये, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं हो तो फिर जाएगा। गवर्नमेंट तो मतलब इतना टारगेट बना रही है कि इतना ब्लेंड हम्म। करेंगे, तो फिर अपनी गाड़ियों में नहीं डालेगा तो फिर यूज क्या है फिर उसका? मतलब धीरे समझा धीरे नहीं मैं। मॉडिफाई होगा ना शायद। मॉडिफिकेशन के मतलब साथ जैसे होगा ना, जैसे हाँ अभी नहीं हो सकता। मतलब अभी ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इस चीज को डील कर रहा है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कार है, ठीक है ना, क्या मैं उसको पूरा एथेनॉल फ्यूल वाली कर सकता, मतलब क्या उस पर नहीं कन्वर्ट तो कर फिर सकता हूँ ये वाली मतलब दिक्कत पूरी। तो ऐसी हो जाएगी ना, जैसे सीएनजी स्टेशन ढूंढने पड़ते हैं, वैसे फिर मेरे को ब्लेंडेड, अगर मेरे पास ब्लेंडेड गाड़ी है तो मेरे को ब्लेंडेड स्टेशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, धीरे धीरे सब जगह मिलेंगे ये ब्लेंडेड वाले तो। धीरे धीरे मतलब देखो क्या मिलेंगे, 10% बीएस का। वाला जो है, बीएस वाला जो नॉर्म्स है वो 10-10 साल हो जाते हैं, फिर भी जो अब एक दो पर्टिकुलर सिटी में ही इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। और पर्टिकुलरली तुम अगर सिटी को छोड़ दो, मेजर सिटीज को, तो उधर मिलते भी नहीं है, वो तो पुराने वाले चल रहे होते हैं, इंजन विंजन सब कुछ। यहाँ सीएनजी की बात करें तो वो शायद ही कुछ कुछ ही सिटी में मिलती है, अवेलेबल होती है, दिल्ली हो गई या फिर एक दो और सिटी में। बाकी कोई कहीं तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, तो फिर इसका क्या फायदा होगा कि हम पूरा का पूरा इतना सब कुछ प्रोडक्शन पे या फिर इंपोर्ट पे सारा कॉस्ट लगा दें और पता चला कि हम मिल ही नहीं रहा है, 2-4 सिटी में बस मिल रहा है, तो इससे फायदा नेट इफेक्टिव क्या हुआ? क्वेश्चन मतलब मेन तो ये कि जो रिफाइनरी से बाहर निकलेगा ना वो ब्लेंडेड ही निकल रहा है, तो सब जगह वही जाएगा। नहीं तो तुम बोल रहे हो ना कि जो अभी एग्जिस्टिंग इंजन्स है उसमें ये यूज नहीं हो सकता, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा इंजन को। हाँ फिर भाई अभी मतलब जो अब मैं प्रोडक्शन वापस हो थोड़ा रहा सा है उसको क्लियर करता यूज हूँ। कौन कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वापस क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, ये जो पैराग्राफ है ना मैं वापस पढ़ता हूँ तो मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज अ प्रीटी कॉस्टली एक्सरसाइज विच लोअर एमपीजी एंड हायर प्राइस पर यूनिट फॉर एथेनॉल, द कॉस्ट isn't really worth it, but do make sure that your car can cope up with the 10% of ethanol that will be creeping into the most petrol in the UK. Some older cars may not like it, मतलब ज्यादा पुरानी में नहीं, लेकिन अभी जो गाड़ियां चल रही ना मोस्ट ऑफ वाली, वो 10% इथेनॉल के साथ कोप अप कर सकती है, तो कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं है, बस 10% अपन ऐड कर दो और वो गाड़ियां के साथ कंपेटेबल है। बस ये बात है। वो बात करना था कि मतलब नहीं ज्यादा अमाउंट में जो अपन बात करें ना कि 85% पे चल जाओ या फिर उससे भी हाई चल जाओ, वहां नहीं कर पाएगा कोप अप। और अभी जो हाँ मेरी गाड़ी वही है ना, अगर डाउट मैं था उसको मेरा, 85 के लिए वही मैं 85 के लायक बनाऊंगा तो जो मॉडिफिकेशन खर्चा होगा ना वो वर्थ इट नहीं होगा, ये है। हाँ वही था। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े। बढ़ो भाई। हाँ तो व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स टू पेट्रोल।
ठीक है ना, और कुछ अल्टरनेटिव है या नहीं उस पर बात करते हैं। तो मेथनॉल है, मेथनॉल इज मोर एफिशिएंट देन एथेनॉल, से भी ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन और एक्सपेंसिव भी कम होता है। लेकिन क्या होता है, मतलब वाइडली यूज नहीं होता क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। और अदर बायोफ्यूल, जो दूसरे बायोफ्यूल की बात करें, हाइड्रोजन वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए अपन ने जो हाइड्रोजन वाली जो टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी करंट में बजट में अपन ने करा था हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करने का, रीजन भी यही है क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट है, ठीक है ना। और 100% हाइड्रोजन पावर्ड कार्स वगैरह है ना, वो बन सकती है और चल सकती है अच्छे से। और उसके अलावा दूसरे एल्गाई, फंगाई और जेट्रोफा वाले, इसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी यू कैन ऑल्सो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाला है ना, वो मतलब कंबाइंड कर सकते, मतलब बना सकते हैं अपन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो विद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टू सेव मनी एट द पंप्स एंड डिक्रीज योर कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है ना। तो मेन ये कि अल्टरनेटिव पेट्रोल्स की बात करें, मेथनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है क्योंकि ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर है, ठीक है ना। दूसरे और बायोफ्यूल्स की बात करें तो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग है, लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी जो थर्ड जनरेशन है या फिर जो एडवांस वाले एल्गाई, फंगाई वाले, उन पे भी अपन मतलब टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ताकि उनसे क्या होगा कि मतलब कम वो है ना कि कम ऐसे कम लैंड के अंदर सेम लैंड के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ अपने एथेनॉल या फिर जो भी अपने को मतलब बायोफ्यूल चाहिए वो बन सकता है, ठीक है ना। तो ये अदर इसके अल्टरनेटिव्स है पेट्रोल के, ठीक है। और ये जो एथेनॉल होता है ना, वो नॉन टॉक्सिक होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है, तो कोई टेंशन नहीं है अगर ये कहीं पे स्पिल आउट हो जाता है या कुछ हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी कर दो, कुछ भी कर दो, भले लोग चाहो तो इसको पी भी जाओ, मतलब एक बार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर अब ये बात हुई इथेनॉल कैन रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। ये जो मैंने बात की थी ना स्टार्टिंग में, कार्बन CO2 न्यूट्रल वाली, ये इसी को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको वैसे पढ़ लूं या फिर मतलब समझा दूं, मतलब क्या कहना चाह रहा है? भाई समझा समझा दो। दो। हाँ, ठीक है ना। जो अपने इथेनॉल जो होता है ना, और इथेनॉल जो ब्लेंडेड अपना पेट्रोल होता है ना, वो ज्यादा क्लीनर होता है, हाइयर ऑक्टेन नंबर होता है, जैसे कि पहले देख लिया। और इसमें जो एक दिक्कत होती है ना, जो इसका एक मतलब जो नुकसान टाइप मान लो, इसके अंदर क्या होता है, हाइयर इवोपरेटिव इमिशंस होते हैं। मतलब जो अपने फ्यूल की टंकी होते हैं ना, या फिर जो दूसरे डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट्स है, वहां पर इसके इवोपरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर पेट्रोल की बात करें ना, पेट्रोल इतना इवोपरेटिव नेचर का होता नहीं है, लेकिन इथेनॉल होता है, थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज टाइप होता है। लेकिन मतलब है ना कि जो अपना है ना कि हार्मफुल टाइप का, मतलब जैसे समझ लो कि इसमें से जो CO2 निकलेगी और बाकी के कंबशन वगैरह से, ठीक है ना, वो जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन को बढ़ाती करती है, लेकिन वो जो साइकिल की जैसे अपन बात कर रहे थे ना, वो पूरी कर देती है। जैसे प्रोड्यूसिंग या बर्निंग इथेनॉल रिजल्ट्स इन इमिशन ऑफ CO2 ग्रीन हाउस गैस, बट हाउएवर द कंबशन ऑफ इथेनॉल मेड फ्रॉम बायोमास, ठीक है ना, जैसे कॉर्न और शुगर केन से बनता है ना, जो कि कार्बन न्यूट्रल कर देती है। और क्योंकि जब वो ग्रो होते हैं ना, तो उनको CO2 की जरूरत पड़ती है, तो वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। मेन तो यही है, बाकी यही बात लिख रखी है। और बाकी लास्ट वाला है, व्हाट इज बायोफ्यूल मेड फ्रॉम। इसमें एक मिनट में कुछ देख लेता हूँ, कुछ नया फर्टिलाइजर। अच्छा, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं ना बहुत सारे इस चीज को लेकर कि क्या मतलब एक तो वो फूड वाला आर्ग्यूमेंट होता है हमेशा, कि जो अपन बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो अपने जो पहले ही बहुत सारा ऐसा पोर्शन है पूरे वर्ल्ड का जो अभी भी है ना कि ऐसे अंडर न्यूट्रिशन में रह रहा है, या फिर उसको खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और वैसे टाइम में अपन बायोफ्यूल्स मतलब फ्यूल्स बनाने में इसका यूज कर रहे हैं। तो एक काउंटर तो ये रहता है, दूसरा ये रहता है कि अपन ज्यादा क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे तो वहां पे ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह ये भी मतलब ज्यादा चाहिए होंगे, तो मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो ये इसके मतलब जो होता है ना नेगेटिव पॉइंट शो करते हैं, ठीक है ना, जो इसके काउंटर डिस्कशन में लोग मतलब यूज करते हैं। और जो मतलब तो फिर इसको कैसे मिटिगेट करेंगे, मतलब ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के या फिर कुछ स्कीम्स हैं? अभी तक तो जो मैंने वो पूरी रिपोर्ट भी पढ़ी है अपनी पॉलिसी वाली, उसमें तो ऐसा कुछ मेंशन मतलब इन पॉइंट्स के बारे में मेंशन भी नहीं है कि पेस्टिसाइड वगैरह ये ज्यादा यूज होंगे या फिर कैसे इसको मिटिगेट करेंगे। बस उन्होंने ये कह रखा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स है ना जो मतलब कम अपन इनपुट कम सोर्सेज में जल्दी से उग जाए, वैसे पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे।
मतलब जैसे गन्ना वगैरह होता है ना, इनके अंदर ये चाहिए होता है, ये पेस्टिसाइड वगैरह ये चाहिए होते क्या हैं। ये और बोल सकते हो कि सर इसीलिए 2G की तरफ जा रहे हैं अभी? हाँ, एक हिसाब से ये रीजन हो सकता है। और बाकी ये सेलुलोज वाला इथेनॉल वाला हो ही गया। बाकी तो वो की वही चीज है, घूम फिर के कुछ नया नहीं। मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगा ईथर ये, का ताकि कोई आइडिया है क्या? ईथर भी तो यूज कर सकते हैं क्या पेट्रोल की जगह? मतलब ईथर ईथर फ्लेमेबल थोड़ी होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्कोहल और ईथर कैन आल्सो बी यूज्ड टू सप्लीमेंट ऑफ पेट्रोल। देखा नहीं। देखो क्या, एक मिनट। वरना जरूरी नहीं है कोई जया को जाना, इसीलिए आप बोल रहे चलो रहने दो, जरूरी भी नहीं है। इससे खत्म हो पहले गया हमें क्या? लग रहा था कि बायोफ्यूल से बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। बायोफ्यूल से आके लगा यार कोई मतलब नहीं इसका। ये तो पूरे जज्बात ही बदल दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले क्या सर? डीजल इंजन। अच्छा,